क्लास 10th वालों ये वीडियो नहीं है, हीरा है हीरा हर क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें क्लास 10th की ग्रामर का पूरा जूस निकाल के दे दूंगा इस तरह से और तुम्हें पिला दूंगा। ऐसे ही तुम्हें क्लास 10th की ग्रामर का पूरा जूस पिला दूंगा। फिर एग्जाम में ना क्वेश्चन देखते ही तुम्हें उसका आंसर पता चल जाएगा। अब तक जिस ग्रामर से डर लग रहा था, हुआ लग रही थी, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट तुम्हारे एग्जाम में ये ग्रामर ही होने वाली है। ये वीडियो जिसने एंड तक देख ली उसको सबसे आसान ग्रामर लगने वाली है। पूरे YouTube पे ऐसी वीडियो ग्रामर की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरा चैलेंज है। वीडियो भी लाइक कर देना तुम, क्योंकि वजह बहुत जल्द तुम्हें मिलने वाली है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, प्यारी सी वीडियो, जूस निकालने वाली हीरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, आपकी क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है वो है ये। इसमें आपको टेंसेस पढ़ने हैं, वॉइस पढ़नी है, एक्टिव पैसिव वॉइस, डिटर्मिनर्स नाम का एक टॉपिक है, मॉडल्स पढ़ने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये पढ़ना है। लेकिन इसमें ना एक ट्विस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट ने नोटिस भी किया होगा। वो ट्विस्ट ये है कि मैंने आपके सिलेबस में बताया कि आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस है, आपको एक्टिव पैसिव वॉइस भी पढ़नी है। लेकिन अगर सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई ने अपने सिलेबस में एक्टिव पैसिव वॉइस तो दे ही नहीं रखा। उनके हिसाब से देखा जाए तो क्लास 10th की इंग्लिश ग्रामर में वॉइस नाम का टॉपिक है ही नहीं। फिर मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि सीबीएसई बड़ी चालाक है भाई। जब आपका पेपर बनाया जाता है तो सैंपल पेपर में भी, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी जो ग्रामर के क्वेश्चन में सवाल पूछे गए हैं उनमें एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि एरर डिटेक्शन में ये सब कुछ डाल देते हैं। इसमें प्रेपोजिशन नहीं लिखा हुआ, प्रेपोजिशन के भी क्वेश्चन होंगे, आपके एक्टिव पैसिव वॉइस के भी क्वेश्चन होंगे, कहीं से भी उठा के डाल देते हैं। तो हमें इनके जाल में नहीं फंसना है। आई हैव अ डिफरेंट प्लान सीबीएसई, कोई दिक्कत नहीं, तुम कितना ही फंसाने की कोशिश करो, मैं बच्चों को जूस निकाल के देने वाला हूं। इसीलिए इस वीडियो को तो हीरा कह रहा हूं। यही तो फायदा होता है 10 साल से यूट्यूब पे पढ़ाने का। एक एक बात ना पता होती है, एक्सपर्टीज हो जाती है उस टॉपिक के ऊपर। आ जाओ भाई, अब मैंने आपको एक बात तो यही क्लियर कर दी कि वॉइस भी पढ़नी होगी हमें, अगर हमें ग्रामर में पूरे नंबर लाने। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, इतना सारा सिलेबस कैसे कवर करूं इतने कम समय में? तुम्हें मैं बताता हूं ट्रिक और सच्चाई। सच्चाई क्या है? ये जो टॉपिक देख रहे हो ना टेंसेस का, जिसने इंग्लिश जरा भी नहीं पढ़ी हुई है ना, जिसको कुछ भी नहीं आता, ग्रामर बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती, पहली बार देख रहा है मेरे साथ ये वीडियो, मेरे दोस्त तुम्हें मैं सच्चाई बताऊं, ये टेंस ही है जो तुम्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो क्वेश्चन आता है ना, जो नरेशन का क्वेश्चन होता है, वो वाला क्वेश्चन करने में भी तुम्हारी टेंस ही हेल्प करेंगे। मॉडल्स के क्वेश्चन में भी तुम्हारी टेंस ही हेल्प करेंगे। ये जो वॉइस देख रहे हो ना, एक्टिव पैसिव वॉइस, उसमें भी सारा खेल टेंस का ही है। यानी मैं कुल मिला के कह सकता हूं कि जितनी भी आपकी ग्रामर है वो टेंस के इर्द गिर्द घूम रही है। दैट मीन्स हम पक्का करेंगे हमारे टेंसेस को, और टेंसेस में से भी कहां से सवाल पूछा जाता है वो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, कि भाई ये वाला टेंस होगा, इसमें से इस तरह का क्वेश्चन आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर हो गया? इतना सबको क्लियर है? तो इतना सारा सिलेबस सिर्फ दिखावे के लिए है। सच्चाई तो यह है कि सारा सिलेबस कहां इर्द गिर्द घूम रहा है, सिर्फ टेंसेस के। अगर तुमने टेंस पक्के कर लिए तो पूरा ग्रामर का सिलेबस तुम्हारा अपने आप कवर होता चला जाएगा बहुत आसानी से। तो हम शुरू करेंगे टेंसेस। सबसे ज्यादा समय आज की इस वीडियो में टेंसेस पे लगाएंगे, और उसी से कनेक्ट करके फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट को देखना। तुम्हें ना क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सही आंसर तुम निकालोगे। देखना डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मेरे साथ अभी दिखाऊंगा, प्रूव करूंगा ये सारी बातें। तुम्हें क्वेश्चन भी देखने की जरूरत नहीं होगी और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो मैं शुरू करने वाला हूं हमारे टेंसेस के टॉपिक को। ध्यान से बस अब मेरे साथ बंद जाओ। दोस्तों, टेंसेस शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अपने इंग्लिश के एग्जाम में ना सिर्फ एक्सपर्ट की एडवाइस मानना। पेपर शुरू कहां से करना है, ग्रामर कैसे करनी है, आंसर कैसे याद करना है, अनसीन पैसेज कैसे करना है, ये सब ना तुम्हें सिर्फ मेरी बात मान के करना है। रीजन बीइंग, अभी देखा ना हमने सिलेबस में सीबीएसई के एक्टिव पैसिव वॉइस ही नहीं है। पता नहीं कितने सारे बच्चे बिना एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े चले जाते होंगे। वहां देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, उसकी वजह से पूरा दिमाग घूम गया और सारा पेपर वहीं खराब हो गया। ना किसी ट्यूटर ने बताया, ना भाई ने बताया, ना बहन ने बताया, बस हो गई गड़बड़ वहीं पे। इसलिए इंग्लिश के लिए एटलीस्ट तुम्हें सिर्फ मेरी माननी। क्यों? अरे मुझे 10 साल हो गए यही सब पढ़ाते पढ़ाते, अब तो क्वेश्चन भी याद हो गए। क्वेश्चन बाद में पढ़ता हूं, आंसर पहले पता होता है कि इसका आंसर क्या होगा। इसलिए सिर्फ मेरा कहा मान लेना, डायनासोर के जमाने से पढ़ा रहा हूं भाई मैं। मजा आया। आज शुरू करते हैं हमारे टेंसेस को। टेंसेस कुछ नहीं है, हलवा है, बस समझ लो ध्यान से। बस अब
टेंसेस का मतलब क्या होता है? जैसे हिंदी में वाक्य होते हैं ना, जैसे मैं जा रहा हूं, तुम आ रहे हो, हम कर रहे हैं, वो भाग रहा है, मैं तुमसे नफरत करता हूं, जितने भी सेंटेंसेस हिंदी में होते हैं जैसे, वैसे इंग्लिश के अंदर भी ना उन्हें सेंटेंस कहा जाता है, वाक्य जिसे कहते हैं। अब उसे बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। वो क्या है तीन चीजें? एक होता है सब्जेक्ट, एक होती है वर्ब, और एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? किसी के भी नाम को सब्जेक्ट कहते हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी बारे में बात कर रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हुआ, तुम तो तुम सब्जेक्ट, है ना? सिंपल सा है। जैसे रितिका, राजेश, पूजा, मेरी कंपनी, मेरा घर, ये सारा क्या है? ये सर सब्जेक्ट है, जिसके बारे में भी बात की जाए या जो भी कोई काम करता वो हमारा सब्जेक्ट है। इतना तो सबको पता है। अब वर्ब क्या होती है? वर्ब समझ लो। वर्ब क्या है? वर्ब का मतलब होता है काम करना। काम करना, हंसना, गाना, पीना, खाना, लड़ना, ये सारे काम होते हैं। तो इंग्लिश के अंदर इस तरह के वर्ड्स को वर्ब कहते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब रखी जाती है। और एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर काम का असर पड़ता है। जैसे इंग्लिश, फूड, म्यूजिक, मी, ये सारे क्या है? ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बन जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इस तरह से एक सेंटेंस बनाया जाता है। अब समझ से क्या आई? हिंदी में तो हम समझ लेते हैं कि भाई ये काम कौन से समय में हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूं, तो हूं से समझ में आ गया कि अभी की बात हो रही है। मैं खाना खा रहा था, समझ में आ गया कि था पुरानी बात थी। मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, यानी अभी की बात है, समझ में आ रहा था। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं था। इंग्लिश में पहले ऐसा कुछ नहीं था। इसके लिए हमें जरूरत पड़ी कि यार कुछ रूल बनाए जाए, यार कुछ ऐसे रूल बताओ, कुछ ऐसी पहचाने दे दो जिससे पता चल जाए कि कौन सा टाइम है। जरूरी था ना, लॉजिकल है ना, है ना? तो इसीलिए ना लॉजिकल एक हमें जरूरत पड़ी कि हम टेंस के रूल बनाए। हमने क्या किया? हमने टेंस के रूल बना दिए। हमने कहा एक काम करते हैं कि ना टाइम तीन तरह का ही तो होता है। एक होता है बीता हुआ कल, उसमें बात कर रहे होते तो उसकी कुछ पहचान बना देते हैं, जिसे हमने पास्ट कह दिया। एक होता है जो अभी चल रहा है, उसकी कुछ पहचानें बता देंगे, लगा देंगे उसके अंदर इज, एम, आर, डू, डज, ऐसा कुछ लगा देंगे जिससे हमें पहचान हो जाए कि ये आज की बात हो रही है। उसको हमने प्रेजेंट कह दिया, प्रेजेंट के रूल बना दिए। एक हमने आने वाले कल के बारे में कहा कि भाई ये काम कल होगा, मैं जाऊंगा, आऊंगा, इस तरह की कुछ पहचाने बता देते हैं, उसे हमने फ्यूचर के रूल कह दिया, फ्यूचर का टेंस कह दिया। इतना ही तो था। लेकिन हमारी समस्या अब भी खत्म नहीं हुई। अब हमें समस्या क्या हुई? प्रॉब्लम क्या हुई? क्या ना हिंदी में तो हमें समझ में आ जाता था कि भाई मैं खाना खा रहा हूं। जैसे हिंदी में तो हम क्या करते थे कि भाई मैं खाना खाता हूं, तो कैसे लिखते थे? मैं क्या लिखते थे? मैं खाना खाता हूं, तो ये मैं आदत बता रहा होता था। अगर अभी खा रहा हूं तो मैं इसी को कह देता कि खाना खा रहा हूं, है ना? अगर खाना खा चुका होता था तो मैं बोल देता मैं खाना खा चुका हूं। जैसे मैंने एग्जाम की तैयारी कर ली है, यानी पता चलिए काम पूरा हो गया। मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, यानी अभी काम चल रहा है। मैं एग्जाम की तैयारी करता हूं, यानी मेरी एक शेड्यूल है, आदत है ना? इस तरह से ना काम कितना चल रहा है, या अभी पूरा हो चुका है, या सिर्फ मैं अपनी आदत बता रहा हूं, इसकी भी समस्या आ गई। समय तो बता दिया था, तो हमने इसके टेंस के रूल्स में कुछ और पहचाने डाली। हमने कहा यार कुछ और पहचान भी तो दे दो, जिससे पता चल रहा है कि आप काम चल रहा है, काम पूरा हो चुका है, या फिर अभी सिर्फ आदत बता रहा है नॉर्मल। इसके लिए हमने इसको और बढ़ा दिया। हमने क्या करा? टेंसेस को ना इंडेफिनिट का नाम दिया, जिसमें हम आदतें बताते हैं, या हमें पता ही नहीं चलता कि काम चल रहा है या पूरा हो चुका। उसको हमने कहा कि डेफिनेट नहीं है, पता ही नहीं है क्या है। व्हाट, वो नहीं था गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला इंडेफिनिट, है ना? वो ऐसे ही तो कुछ नाम था उसका। ऐसे ही कंटिन्यूअस हमने उसको कहा जिसमें काम चल रहा था। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार, यानी कंटिन्यूअस का मतलब ही लगातार होता है। काम चल रहा है, अभी चल रहा है, उसकी कुछ पहचाने बना दी। ऐसे परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब एक था काम पूरा हो चुका, उसे हमने कह दिया परफेक्ट। और एक खामा खा का टेंस हमने बनाया परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम से। क्लियर हो गया? जिसने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी थी उसको भी समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया। सर इतना टाइम इसमें क्यों लगा रहे हो? क्योंकि जिसको यह समझ में आ गया ना, ग्रामर के 10 नंबर तुम्हारे वहीं पक्के हो जाने हैं। ठीक है, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। आ जाओ पढ़ते हैं आगे। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जूस पियो, आओ जूस पियो, आओ मुन्ना जूस पियो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना तुम्हारे लिए, वो है ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको घोटना है तुम्हें, इसको जूस पीना है तुम। क्यों? प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर ही तुम्हारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बाकी आसान भी बहुत होते हैं। असली इसमें घुमाता है वो, तो तुम इंडेफिनिट को जल्दी से रगड़ लो। यहां तक सबको क्लियर हुआ? क्या मैं तुम्हारा ऐसे हाथ पकड़ के आगे ले चलूं? आओ चलो आगे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है सर, बताना जरा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कुछ भी नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सेंटेंस कैसे बनता था हमारा? सर सेंटेंस में ना 3 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट रख दो, वर्ब रख दो और ऑब्जेक्ट रख दो, है ना? यानी कोई भी सब्जेक्ट सेंटेंस बना दो। अब आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आदत बनाती ना। इंडेफिनिट में क्या पता चलता है? आदत। क्या पता चलती है?
आदत पता चलती है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में कि ये काम होता है या नहीं होता है, बस इतना पता चलता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। इसकी पहचान के लिए हमने इसको डू और डज वर्ड दिए। हमने कहा कि जहां भी डू डज देखो ना, पकड़ लेना कि वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। कैसे, आओ इसको और अच्छे से समझते हैं। भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो किसी भी सेंटेंस को बनाने का मूल तरीका था, बेस था, है ना। इसी में हमने कुछ ऐड ऑन किए, पहचानों को ऐड कर दिया। कैसे कि भाई जब भी प्रेजेंट डेफिनेट होगा ना तो उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और वर्ब के साथ ना मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये फर्स्ट फॉर्म क्या भला है, वर्ब जो भी होती है ना, ऐसे वर्ड जिनसे काम का पता चलता है, प्ले, टीच, सी, स्पीक, ये जितने भी वर्ड है ये सारे वर्ब कहलाते हैं। तुम्हारे सामने लिस्ट आ रही होगी वर्ब की, याद कर लेना, घोट के पी लेना। अब उनकी ना हमने 3 फॉर्म बनाई। क्यों बनाई फॉर्म, पहचान बनाने के लिए भाई, काम का पता लगाने के लिए हमने 3 फॉर्म बना दी। 3 तरह की उनकी सूरतें बनाई। एक को कहा फर्स्ट फॉर्म, दूसरी को कहा सेकंड फॉर्म और तीसरी को कहा थर्ड फॉर्म। क्यों बनाई समझ में आ रहा है ना, ताकि हमें पता चले काम कितना हो गया। जहां फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है समझ जाओ वहां काम पूरा नहीं हुआ, इंडेफिनिट वाला। जहां थर्ड फॉर्म लगी है समझ जाओ काम पूरा हो चुका है। बस इतना तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि इसमें सिर्फ यह पता चलता है कि काम होता है नहीं होता है, बस इतना पता चलता है। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट रखा और कहा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना और ऑब्जेक्ट लगा देना। लेकिन सुनो, कहानी में यहां ट्विस्ट है, यहां एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां सीबीएसई आती है तुम्हें पकड़ने। सुनो, जूस पियो, इसका रूल होता है। रूल क्या होता है वो सुनो, रूल क्या होता है वो सुनो। कहां गया रूल, ये रहा जी, पहले से लिखा हुआ है, तुम्हारी टाइम बचा देता हूं। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी जुड़ता है। कब जुड़ेगा, जब मेरा जो ये सब्जेक्ट है ना, ये जो मेरा सब्जेक्ट है वो कोई थर्ड पर्सन हो। थर्ड पर्सन कौन होता है, ही, शी या फिर इट। थर्ड पर्सन कौन, कोई तीसरा। फर्स्ट पर्सन मैं, आई, और सेकंड पर्सन हमेशा यू ही होता है। तीसरा कौन, ही, शी, इट। आई और वी हमारे क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन। तो इन तीनों को याद रखो। अभी ये मत सोचो फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड पर्सन, सारी खत्म करो तुम सिर्फ इतना याद रख लो, ही, शी, इट हो या कोई सिंगुलर नेम हो किसी का सिंगुलर, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, प्रिया, कंपनी, स्कूल, एक हो, एक। अगर एक है ना तो उसके साथ ना वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ देना। इतना तुम्हें रूल बना के दिया गया। क्यों बना के दिया गया, ताकि सीबीएसई तुमसे सवाल पूछ सके। मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो ये रूल बना दिया गया, लॉजिकल भी है, कोई ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, ताकि हमें पहचान हो जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। जैसे अब इसको सेंटेंस कैसे बन सकते हैं, सेंटेंस बना के दिखाओ ना सर सेंटेंस बना के दिखाओ। लो दिखा देता हूं तुम्हें सेंटेंस, मैंने तुम्हारे लिए बना रखे हैं। ये रहे तुम्हारे सेंटेंस, जिससे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी। ये रहे, जैसे शी स्पीक्स इंग्लिश, शी सब्जेक्ट था, इंग्लिश बोलने को स्पीक कहते हैं, ये इंग्लिश हो गया। लेकिन इसके साथ ना एक एस जुड़ा हुआ देख रहे हो तुम। एस क्यों जुड़ा, एस इसलिए जुड़ा क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट था वो एक शी थी और एक सिंगुलर थी, तो मैं समझ गया थर्ड पर्सन थी, तो इसके साथ एस जुड़ना था। लेकिन आई प्ले क्रिकेट, इसमें भी सब्जेक्ट था, वर्ब थी, ऑब्जेक्ट था, लेकिन प्ले के साथ एस नहीं जुड़ा, क्योंकि हमारा रूल क्या कह रहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर उसका कोई भी सेंटेंस हम बना रहे हैं अफर्मेटिव में, तो वहां क्या करना है, हमें देखना है कि यहां पे क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट ही, शी, इट हो या फिर कोई सिंगुलर हो, किसी का नाम हो, सिंगल, एक का, सिर्फ तब लगेगा एस, उसके अलावा नहीं लगेगा। इतना क्लियर है ना, कितना आसान सी बात मैंने तुम्हें बताई ना। अब सीबीएसई बार बार यही सवाल करता है तुमसे, बार बार एरर डिटेक्शन में डाल देगा, क्या प्लूरल होगा उसके साथ एस लगा देगा। मान लो यहां पे क्या लिखा था, यू था, यू के साथ टीच लगा देगा। अब आपसे कहेगा देखो बताओ गलती कहां है, तो तुम पकड़ लेना ना कि भाई यू के साथ टीच थोड़ी होगा, एस थोड़ी होगा, ये तो सिर्फ टीच होगा। ऐसे ही क्या करेगा, शी के साथ ना एस नहीं लगाएगा, वहां पे स्पीक में एस नहीं लगाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। लो जूस पिला दिया तुम्हें मैंने। तो याद रखो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस का ये रूल है, जिसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सवाल पूछा जाए इंटरोगेटिव, वो कैसे बनेगा, वो बड़ा आसान है। शुरू में ही ना डू डज रख दो, क्या रख दो, डू डज रख दो, और फिर सब्जेक्ट, लेकिन मेन वर्ब की यहां पे सबके साथ ही फर्स्ट फॉर्म रहेगी। इसमें एस या ईएस वाला कोई पंगा नहीं करना है, इतना आपको याद रखना है। अब डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ आएगा, बिल्कुल एस या ईएस वाला ही रूल है। कौन सा एस या ईएस, ही, शी, इट और सिंगुलर कोई नाम है उसके साथ डज लग जाएगा, उसके साथ डज लग जाएगा। और
और बाकियों के साथ, प्लूरल के साथ और बाकी सबके साथ डू लग जाएगा, बाकी के साथ डू लग जाएगा। सिंपल सा रूल था, इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं देखना था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरोगेटिव ज्यादा नहीं पूछा गया है, ज्यादातर अफर्मेटिव पूछा जाता है। तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी बहुत आसान हो गए, समझ में आ गया। जैसे डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू रीड बुक्स, क्या तुम किताब पढ़ते हो? लेकिन अगर मुझे कहना हो क्या वह किताब पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा? डज शी रीड बुक, डज शी स्पीक इंग्लिश, डज शी टीच मी, तब वहां पे डू का डज बन जाएगा। इतना याद रखना, इसमें भी जो रूल है वो सारा एसईएस वाला ही है। डू के साथ ईएस ही जुड़ता है, कौन सा? सिंगुलर हो और अपना ही शी इट हो। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। एक और मजेदार बात सुनो, थोड़ा सा जूस और पियो। आपका जो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन होता है ना, उसमें क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन ऐसा देते हैं कि इसमें 2 से 3 लाइन होती हैं। जो पहली दूसरी लाइन होती है ना, आपको बस वो इसलिए दी जाती है कि उसमें हिंट होती है। क्या होती है उसके अंदर? उसके अंदर आपको ऑलरेडी हिंट दी गई होती है। हिंट किस चीज की दी गई होती है? उससे आप टेंस का पता कर सको कि ये प्रेजेंट का टेंस है या फिर पास्ट का टेंस है। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया होता है, बताओ फिल इन द ब्लैंक करो या उसका एरर डिटेक्शन बताओ। तो जब आपको पहली लाइन जैसे ही आप पढ़ो ना, वहां पहले ये पिक कर लो कि क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी आंसर भी फिर कौन से टेंस में होगा? प्रेजेंट में, जैसे हमने अभी देखा भी था। ऐसे अगर पास्ट टेंस में पुरानी बात की गई है, तो अब आंसर भी कौन से टेंस में होगा? पास्ट टेंस में होगा। तुम्हें इससे मतलब ही नहीं उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, हमें मीनिंग नहीं निकालना। तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक तो हिंट दी गई होती है और जानबूझ के डराया गया होता है। डराते हैं, मोटे मोटे लफ्ज दे देंगे, मोटे मोटे वर्ड डालेंगे, बड़ा बड़ा सा सेंटेंस बनाएंगे, जैसे पता नहीं क्या हो जाए। तुम्हें क्या क्या देखना है? सबसे पहला काम एरर डिटेक्शन में हम क्या डिटेक्ट करेंगे कि ये टेंस कौन सा है। पहले टेंस बताओ, जैसे ही टेंस पता चलेगा उसी हिसाब से हम उसका आंसर चूज कर लेंगे। गॉट इट? और कराऊंगा इस तरह के बहुत सारे सवाल कराऊंगा यार, टेंशन मत लो। अभी बस इतना याद रख लेना। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट टेंस होता है इसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब प्रेजेंट में कोई बात की गई है, काम कैसा है? कंटीन्यूअस है, यानी काम चल रहा है, चल रहा है। अब चलते हुए को दिखाने के लिए हमेशा जो चीज इस्तेमाल होती है, जो निशानी हमने दी, वो पता क्या थी? ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगी? ING लग जाएगी। सबसे आसान है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता इसके बारे में, बस तुम्हें नॉलेज के लिए बता रहा हूं। पूछा जाए तो पकड़ लेना, वैसे पूछा नहीं जाता। सबसे ज्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट पूछा जाता है। तो इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं देख लेते हैं। बहुत आसान सा है, इसमें सेंटेंस बड़े आसानी से बन जाते हैं। जैसे सब्जेक्ट रखा, इज ए मार रखते हैं फिर हम, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING लगती चली जाती है, लगती चली जाती है बहुत आसानी से। जैसे शी इज गोइंग टू स्कूल। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है? वह स्कूल जाती है नहीं, वह स्कूल जा रही है। आई एम लर्निंग माई लेसन, ऐसे एम लगा, लर्न के साथ ING लग गई। क्या मैं अपना लेसन याद कर रहा हूं या कर रही हूं। वी आर मिस के साथ क्या लगा? ING लगी कि हम मिस कर रहे हैं। आर यू कमिंग विद अस, क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो। और ऐसे ही इज नॉट स्पीकिंग टू मी। अब ये नॉट तो कुछ अलग नहीं है ना, अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसके साथ नॉट लग गया कि वह बात नहीं कर रहा है। किससे? मुझसे। वह मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो सिंपल सा है, याद रखना, जूस पियो थोड़ा सा, फिर जूस पियो। याद रखो ये जो ING है, ये हमेशा किसको दिखाएगी? ING हमेशा किसको दिखाएगी? कोई काम चल रहा है उसको दिखाएगी। टेंस कोई सा भी हो, फर्क नहीं पड़ता। ING हमेशा काम चलते हुए को दिखाएगी। वर्ब के साथ अगर SES लगा हुआ है तो वो किसको दिखाएगी? हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट को दिखाएगी, आदतों को दिखाएगी, शेड्यूल को दिखाएगी। यही पकड़ने की चीज है, बाकी सब बेकार की बात है। इतना क्लियर हो गया? हो गया। अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट टेंस का ना बस क्रक्स याद रखना। क्या परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई काम पूरा हो चुका, मैंने खाना खा लिया है, मैं उससे मिल गया हूं, मैं वहां जा चुका हूं, उसने अपना काम कर लिया है। जहां भी कोई जो काम है ना वो पूरा हो चुका हो। अब ये कौन दिखाता है? मेन वर्ब की हमेशा इसकी में थर्ड फॉर्म आएगी। इसका क्रक्स क्या है कि मेन वर्ब की ना थर्ड फॉर्म होगी, बस बात खत्म। अब प्रेजेंट है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई? हैज और हैव होगी। और हमेशा फॉर्म कौन सी यूज होगी? थर्ड फॉर्म यूज होगी। कोई भी सेंटेंस हमें लेना देना नहीं है। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है या मैं अपना काम कर चुका हूं। शी हैज कम, वो आ चुकी है। वी हैव लर्नड अ लेसन, हम अपना लेसन याद कर चुके हैं, हमने अपना लेसन याद कर लिया है। कंप्लीशन दिखा रहा है, वो काम पूरा हो चुका है। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ है। सिंपल सा था। परफेक्ट की क्या पहचान है कि उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूटी की क्या पहचान है? मेन वर्ब के साथ ING लगेगी। अब टेंस बदलते रहो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यही पास्ट में हो जाए, जैसे यही हो जाए कि मैंने अपना काम कर लिया था,
तो क्या हो जाएगा, हैज हैव बदल के क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। बस इतना ही तो हो जाएगा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बदलेगा। भाई मैं अपना काम कर चुका था, आई हैड डन माई वर्क, मैं अपना लेसन याद कर चुका था, आई हैड लर्नड माई लेसन। बस टेंस बदल रहा है, हेल्पिंग वर्ब बदल रही है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। क्लियर है कि नहीं, बहुत आसान था ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या है। ये इससे भी ज्यादा आसान है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जूस पियो, जूस पियो। अगर कोई पेपर तुम्हारा आएगा ना, तो उसमें या तो इंडेफिनिट से उठाएगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट से सवाल उठाएगा, प्रेजेंट के परफेक्ट कंटीन्यूअस से सवाल उठाएगा। ये सबसे दो इंपॉर्टेंट है। आओ देखते हैं इसके अंदर क्या है। परफेक्ट भी है, कंटीन्यूअस भी है, इसमें कुछ नहीं है खामा खा का बनाया हुआ है। इसमें भी कंटीन्यूअस ही टेंस ही है, इसमें काम चल ही रहा होता है, लेकिन इसमें एक चीज ऐड कर दी इन्होंने, क्या, टाइमिंग दे दी। क्या दे दी, टाइमिंग दे दी। तो इसको मैं कैसे बोल सकता हूं कि इसमें कंटिन्यूटी भी होती है, इसमें कंटिन्यूटी भी होती है, प्लस टाइमिंग भी होती है कि वो काम कब से चल रहा है, वो काम कब से चल रहा है। इसमें ऐसे फंसाया जाता है, इसमें ऐसे फंसाया जाता है। जैसे मैं दिल्ली में 5 साल से रह रहा हूं, तो मैं रह रहा हूं, रहने का काम कर रहा हूं, कब से 5 साल दे दिया। अगर सिर्फ इतना होता मैं दिल्ली में रह रहा हूं, तो आई एम लिविंग इन दिल्ली। लेकिन अगर कहते 5 साल से रह रहा हूं, अब टेंस बदल जाएगा, अब सब कुछ बदलेगा, अब पूरा स्ट्रक्चर बदलेगा। अब क्या बनना जाएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब बदल दी, इसमें इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसकी पहचान इज एम आर नहीं। फिर क्या कहा कि इसकी पहचान रखो हैज बीन, या फिर प्लूरल है तो हैव बीन कर दो इसको। इसमें ये वाला जादू करा इन्होंने, ये कर दिया इन्होंने। और एक और चीज बढ़ाई इन्होंने, कहा टाइमिंग भी होगी इसके अंदर, है ना, 5 साल, तो उसके साथ 4 लगाओ या फिर सिंस लगाओ। क्या लगाओ, 4 लगाओ या फिर सिंस लगाओ। अब यहां एक नया पंगा शुरू हो जाता है, 4 किसके साथ, सिंस किसके साथ, 4 किसके साथ, सिंस किसके साथ, नया पंगा ये वाला शुरू हो जाता है। अब वो भी बता देता हूं, भाई 4 किसके साथ आएगा सर, 4 आएगा इंडेफिनिट टाइमिंग से। इंडेफिनिट टाइमिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी टाइमिंग जिन्हें कैलेंडर्स में आप नहीं देख सकते, जिन्हें आप घड़ी में नहीं देख सकते, कैलेंडर में नहीं, जो पक्की नहीं है। 2 घंटे कौन से 2 घंटे, लेकिन अगर मैं कहूं 2 बजे तो पक्की टाइमिंग है ना, घड़ी में देखी जा सकती है। तो 2 बजे अगर है तो सिंस है, तो क्या है, सिंस है। अगर 2 घंटे हैं तो फिर क्या है, फिर 4 है। ऐसे ही बचपन क्या है, बचपन एक पक्की टाइमिंग है ना, बचपन से बता रहा, तो फिर बचपन के साथ भी सिंस आएगा। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। ऐसे में कहूं मैं 3 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 3 o'clock। मैं 2 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 मिनट्स। अब यहां 4 आएगा, तो सिंस और 4 का इसमें पंगा डाल दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं। एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ आई हैव बीन और फिर 4 और सिंस में फंसाने की कोशिश करेगा, या फिर हैज बीन हैव बीन में फंसाने की कोशिश करेगा। तुम समझ जाना कि कोई काम चल रहा है। इसका फॉर्मूला क्या है, जूस क्या है, जूस दोबारा पियो, लो जूस पियो। कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कोई काम चल रहा होना चाहिए, प्लस उसमें टाइमिंग है। जहां टाइमिंग सेंटेंस में देखो, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, टाइमिंग दे रखी है, बस दिमाग की बत्ती जला लो कि इज़-एम-आर से नहीं बनेगा, हैज बीन हैव बीन से बनेगा। फंसा रहा है हमें। क्लियर है, प्रैक्टिस सारी करा दूंगा, तुम थोड़ा थोड़ा जूस पीते रहो। अब आपके एग्जाम का क्वेश्चन, माय फैमिली, फिर फिलअप आ गया तुम्हारा, ब्लैंक आ गया, इन चेन्नई फॉर 5 ईयर। जैसे 5 ईयर में दिमाग में घंटी बज गई मेरे के, यार टाइमिंग डाली है, कुछ ना बदमाशी चल रही है। आंसर पहले ही पता है कि चेन्नई में मैं 5 साल से रह रहा हूं, ये होना चाहिए था ना इसका। अब इसमें ऑप्शन दे रखे थे हैज लिव्ड, हैज बीन लिविंग, हैड लिव्ड। अब तुम फंसोगे क्या, नहीं सर हम समझदार हैं, हम बेवकूफ नहीं है, हम इसका आंसर आंख बंद करके हैज बीन लिविंग लगा देंगे। कहीं कोई डाउट इतना सा भी नहीं आ रहा डाउट। एक काम जरूर कर लेना, वर्ब की जो ये फॉर्म्स है ना, इन्हें लर्न कर लेना, मैं तुम्हें दे देता हूं। बहुत सारी जो रेगुलर यूज में या एग्जाम में तुम्हारे आ सकती है ना, वो मैं तुम्हें दे देता हूं। इससे ना तुम्हें आसानी हो जाएगी कि किसके साथ एस लगा हुआ है, यानी वो वर्ब भी है कि नहीं। अभी तो बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता होगा कि भाई ये वर्ब है कि नहीं, तो फिर ना तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। एक बार आंखों के सामने से निकाल लेना कि लर्न मतलब याद करना है, स्पीक मतलब बोलना, उसकी सेकंड फॉर्म स्पोक है, थर्ड फॉर्म स्पोकन है, ये लर्न कर लेंगे, ठीक है ना। खत्म हो गई कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो टेंस है हमारा, अब कौन सा टेंस बचा, प्रेजेंट के तो सारे नाप दिए भाई, और क्रक्स भी क्या है, दोबारा दिमाग घुमाओ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के एस या ईएस में से सवाल आता है, वो याद रखना है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर सिंस या 4 आता है, हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल होता है, आईएनजी लग रही होती है मेन वर्ब के साथ, वो याद रखना है। इन 2 में से
इन दो में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना क्लियर हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब बढ़ते पास्ट इंडेफिनिट, एक और इंपॉर्टेंट टेंस। अब हमने प्रेजेंट के तो सारे नाप दिए, अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या है? पास्ट इंडेफिनिट से आसान टेंस कोई सा नहीं है। क्यों? सबसे ज्यादा यूज होता है लेकिन सबसे आसान भी है। क्यों? मेन वर्ब की कितनी फॉर्म बताई मैंने तुम्हें? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे कि स्पीक मतलब होता है बोलना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्पोक और थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पोकन। अब ये जो सेकंड फॉर्म बनी है ना आपकी, ये जो सेकंड फॉर्म बनी है, ये सेकंड फॉर्म जो बनी है ना, सेकंड फॉर्म बनी ही सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के लिए। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के ऐसे सेंटेंस जो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव में नहीं, जिनमें आवाज नहीं आएगी, सिर्फ अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के लिए बनी है। जैसे मैं स्कूल नहीं गया, तो मैं स्कूल गया, इनफैक्ट अगर मैं सेंटेंस बोल रहा हूं मैं स्कूल गया, तो क्या पास्ट में था? पास्ट में गया, तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई वेंट टू स्कूल। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या बनी? वेंट बनी ना। तो ये जो वेंट है ना, पूरी इंग्लिश में और कहीं इस्तेमाल होगा ही नहीं। ये तो इतना आसान है याद करना कि सेकंड फॉर्म किस में बनती है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस में बनती है। स्ट्रक्चर क्या होगा? वही सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट रखते हैं हम, वर्ब रखते हैं हम और ऑब्जेक्ट रखते हैं, है ना? ऐसे ही करते हैं ना हम, ऐसे ही करते हैं ना। अब इस वर्ब के अंदर हमने कहा कि क्या करो, जब भी कोई पास्ट में बात हुई हो, कोई भी घटना घटी हो, मैं वहां गया, मैं उससे मिला, मैंने खाना खाया, उसने मुझे देखा, मुझे उससे नफरत हुई, मुझे उससे प्यार हुआ, मैंने पढ़ा, मैंने टॉप किया, जितने भी सेंटेंस हैं ये जो पास्ट में, जो प्रेजेंट में नहीं है, बीते हुई बात की बात हुई थी, 2 साल पहले की बात थी, 3 साल पहले की बात थी, 2 दिन की बात थी, 2 घंटे पहले की बात थी, वो सारे पास्ट हो गए, है ना? सारी घटनाएं पास्ट हो गई, पास्ट हो गई। तो उसमें सब्जेक्ट रखेंगे वर्ब की, लेकिन कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेकंड फॉर्म लगा देंगे और ऑब्जेक्ट कर देंगे। क्लियर हो गया? लेकिन इसमें भी ना थोड़ा सा पेच है। इसमें पेच क्या है? इसमें पेच ये है कि जब इसके नेगेटिव बनाओगे, इसके नेगेटिव बनाओगे तो वही सब्जेक्ट रखेंगे, नॉट लगाएंगे, है ना? नॉट लगाएंगे ना, नॉट लगाएंगे ना। लेकिन नॉट से पहले इसमें भी जैसे प्रेजेंट डेफिनेट में डू डज लगाते थे ना, तो डू डज की सेकंड फॉर्म होती है डिड। तो इसमें क्या लगेगा? पहले यहां पे लगेगा डिड और उसके बाद नॉट लगेगा। और अब बताओ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? पी लो जूस, जूस 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 पियो, जूस पियो, कम ऑन जूस पियो। यहां सेकंड फॉर्म लग चुकी है, यहां सेकंड फॉर्म लग चुकी है मेरे दोस्त, यहां सेकंड फॉर्म यहां लग चुकी है। डू का डिड बना दिया हमने, डू का डिड कर दिया है हमने, है ना? अब मेरे को ईमानदारी से बताओ, क्या मेन वर्ब की दोबारा से सेकंड फॉर्म लगाऊं? नहीं ना, एक बार लग चुकी है। हमने रूल पहचान के लिए बनाए, ऐसे मस्ती मारने के लिए नहीं बनाए। तो मेन वर्ब की फिर क्या रहती है? फर्स्ट फॉर्म रहती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सेंटेंस क्या बना? आई वेंट टू स्कूल। क्या सेंटेंस बना? आई वेंट टू स्कूल। इसमें हमने आई वेंट को वेंट में सेकंड फॉर्म लगा दी थी, बहुत आसान था। अगर इसी को मेरे को नेगेटिव में बनाना हो तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? सेंटेंस फिर क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा आई डिड नॉट। अब यहां वेंट नहीं आएगा, यहां वेंट नहीं आएगा, यहां क्या आएगा मेरे दोस्त? यहां आएगा गो, फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? फर्स्ट। एग्जामिनर फंसाएगा तुम्हें, यहीं पे फंसाएगा, यही फंसाएगा। एक सेंटेंस देगा जिसमें पहला वाला सेंटेंस जो होगा वो तुम्हें बता देगा कि ये पास्ट की बात हो रही है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद ना वो डिड के बाद सेकंड फॉर्म रखेगा एरर डिटेक्शन में, तुम पकड़ लेना, कहना नहीं फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमसे चालाकी नहीं भाई, चालाकी नहीं। डियर सर के स्टूडेंट हैं, स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट, जूस पी क्या है, ठीक है? तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल होगा, बस इसमें और कुछ है ही नहीं, इसमें और कुछ है ही नहीं पढ़ाने लायक और कुछ। बाकी इंटरोगेटिव जो है वो आसानी से बन ही जाते हैं, डिड और फिर शुरू में यू गो टू स्कूल, इस तरह से बन जाते हैं। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट का सर इस्तेमाल कहां है? इस्तेमाल कहां है? क्यों इतना पढ़ा रहे हो? क्यों टाइम खराब कर रहे हो? है इतना सारा क्यों पढ़ा रहे हो? दोस्तों मैं कुछ भी यार पढ़ा रहा होता ना, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। पास्ट इंडेफिनिट सारा तुम्हारा यूज होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। रिपोर्टेड स्पीच के आप क्वेश्चन करेंगे वो तुम्हें हलवा लगेंगे, उसमें बस ये रूल याद रखना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हुए चलो, बस सेकंड फॉर्म लिपटा दो, बस बन गया तुम्हारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट से ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनेगा। तो जिसने पास्ट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस की यानी उसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आराम से कर लिया। अब तुम्हें हलवा लगेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पेपर के अंदर अगर टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए एरर डिटेक्शन में, तो एरर डिटेक्शन को करने का सबसे पहला तरीका आपका क्या होना है? आपको चेक करना है कि टेंस की गलती तो नहीं है उसके अंदर। तो पहला पॉइंट एरर डिटेक्शन को हैंडल करने का कि टेंस चेक किया जाए। और टेंस कैसे चेक होगा? वो जानबूझ के कोई ना कोई सेंटेंस, पहला जो उससे ऊपर का सेंटेंस होगा
वो कोई ना कोई टेंस के हिंट दे रहा होगा। कैसे हिंट दे रहा होगा? उसमें डेली वर्ड यूज हुआ होगा। डेली से समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। रेगुलरली, कोई काम रेगुलर कब होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो रेगुलरली, ऑलवेज, जनरली, ऐसे 2 days एगो या फिर यस्टरडे, इससे क्या पहचान हो रही है कि ये पास्ट का है। तो हमें ना ऐसे पहचान जानबूझ के डालेगा यार, वो तुम्हारे लिए डालता है तुम्हें कि ताकि तुम पिक कर लो उसको और फिर सही आंसर उसका लिख दो। तो हमें टेंस के क्वेश्चन को अपने माइंड में रखना है कि एरर डिटेक्शन के अंदर, फिलअप्स के अंदर हमें क्या दिमाग में रखना है कि टेंस चेक करो, क्या कोई हिंट दे रखी है? हिंट कहां है? हिंट कहां है? अच्छा हिंट दे रखी है, अच्छा ये प्रेजेंट का था, तो क्या इसमें रूल फॉलो कर रखा है इन्होंने सही से? एसईएस लगा रखा है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि नहीं? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट अगर पास्ट का है तो लगी हुई है कि नहीं? ये सवाल अपने आप से पूछना है और इस तरह से हम सही आंसर दे सकते हैं। एक चीज क्लियर हो गई? सर क्वेश्चन कराओ ना, अभी करा देता हूं चुटकियों में, पता अब तो तुम्हें ना एक्सपर्ट हो गए तुम। दूसरी चीज अब दूसरा काम क्या करना है? कुछ ना सवाल होते हैं टेंस का कोई रूल नहीं होता, बहुत सिंपल से सवाल होते हैं। वो कैसे? वो आपसे पूछ लेगा सिंपल सा, जैसे वाटर वॉज एसेंशियल फॉर ह्यूमंस। अब इसका मतलब बताना क्या निकला? कि पानी ह्यूमन के लिए बड़ा जरूरी था, क्यों अब नहीं है? ऐसे ना बेवकूफों वाले सवाल होते हैं जिसमें इज एम आर और वॉज वर्क का सवाल पूछता है। वॉज वर्क का इस्तेमाल था, थी, थे के लिए, पुराने वक्त को दिखाने के लिए, पास्ट को दिखाने के लिए होता है, और इज एम आर प्रेजेंट के लिए होता है। इतना तो आप सबको ही पता है। तो ये वाली बेवकूफी आप मत करना, सिंपल सा आंसर होता है। बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन भी डाले जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि पानी अच्छा था, अब नहीं है क्या? सूरज पश्चिम से निकलता था, कुछ इस तरह का सवाल डाल देगा जानबूझ के जिसमें इज पास्ट में डाल देगा, जो कि रोज काम होता है, वो तो डेली की बात है। तो उसमें वॉज, वर या इज एम आर कौन सा आना चाहिए कौन सा नहीं, बस उसको आप देख लेंगे तो वो बहुत आसानी से आप कर दोगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। आओ कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं जो पास्ट में पूछे गए, सैंपल पेपर में पूछा है। अब ना एरर डिटेक्शन देखो तुम कितनी जल्दी पकड़ोगे। दोस्तों आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, देखते ही पकड़ लोगे कि कहां गलती है। शी वॉन्ट्स टू लर्न हाउ टू प्ले द पियानो। वॉन्ट्स तो देख के समझ में आ गया कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी या ईएस लगा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी। 2 के बाद लर्न्स कब से आने लगा? ऐसा तो कोई रूल ही नहीं था, यानी ये गलत है, ये रॉन्ग नंबर है। देखते ही पता चल गया, ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है कि लर्न्स की जगह क्या होना था? लर्न होना था। सिंपल सा था। और देखोगे, और दिखाता हूं, और दिखाओ। देखो तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चन है, मेरे बनाए हुए नहीं है। आओ जरा इसको देखो। माइंड में क्या रखना है? माइंड में मैंने क्या कहा कि टेंस पकड़ना, कि टेंस पहला वाला कौन सा था। आओ देखते हैं। द ऑटम ब्रीज क्रेडल्स योर थॉट्स। क्रेडल से मैंने पकड़ लिया। देखो मैं कह रहा हूं हिंट देते हैं ये लोग। देखो तुम्हें हिंट दे रखी है, ये जो क्रेडल्स है ना, इससे हिंट मिल गई कि टेंस कौन सा है, किस टेंस में बात हो रही है? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में टेंस में बात हो रही है। पूरी जो पोएट्री है जो भी है प्रेजेंट डेफिनिट है। इसका मीनिंग क्या निकलता है, क्या नहीं निकलता है, मैंने की यार, मुझे नहीं आती इतनी इंग्लिश, लेकिन रूल पता है। आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। द फॉलिंग लीव्स dash your melancholy, the sunset paints your mood as the evening ushers in the night। बार बार ऐसे लगा हुआ, यानी पूरा जो सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ है, ये जो स्टैंजा है, वो सारा कैसा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इतना क्लियर हो गया। इसमें जानबूझ के देखो मेलनकॉली डाला है, जानबूझ के कि तुम्हें इसका मीनिंग नहीं पता होगा, तुम फंस जाओगे, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, तुम्हें तो टेंस पे नजर गाड़नी थी। अब वो कह रहा है बता इसमें शेर आएगा, शेड आएगा, शेयर्स आएगा या शेल शेयर आएगा? बता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस लगा दूं या सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगा दूं या फिर थर्ड फॉर्म लगा दूं? आपने टेंस कौन सा देखा इसमें? टेंस था प्रेजेंट का इंडेफिनिट था ना, है ना? तो क्या होना चाहिए? अगर सिंगुलर है तो ऐसे एस लगेगा, अगर नहीं है प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब एज इट इज आ जाएगी। क्या यहां पे द फॉलिंग लीव्स एक लीव्स है? नहीं, पत्तियां हैं। प्रेजेंट तो है, इंडेफिनिट भी है, लेकिन प्लूरल है, तो यहां पे क्या आना चाहिए था? क्या आंख बंद करके शेर लगा दूं क्या? हाँ बिल्कुल लगा दो, और इसी बात पे ताली हो जाए। दिल से आवाज आ रही हो कि हाँ सर मजा आ रहा है। और रुको ना, मैं 1-2 क्वेश्चन थोड़ी, बहुत सारे क्वेश्चन टेंस से रिलेटेड तुम यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। आओ दिखाता हूं तुम्हें। आओ एक और क्वेश्चन देख लो। ये देखो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है। शी डोंट लाइक चॉकलेट आइसक्रीम। बड़ा आसान सा था, शी डोंट लाइक चॉकलेट आइसक्रीम। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखो मैंने तुमसे बार बार कहा है, जूस पिलाया तुम्हें, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से पूछता है ज्यादा, उसमें फंसाने की चीजें ज्यादा है। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी, शी के साथ डोंट था, नेगेटिव वाला था, लेकिन हमने पढ़ा था एस या ईएस आता है, जो भी थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड पर्सन होता है, इनफैक्ट थर्ड पर्सन है, एस ईएस लगाओ। लेकिन ये नेगेटिव वाला था, एस ईएस तो नहीं लगा सकते थे, तो डू के साथ एस ईएस लगाओ ना।
डू नॉट क्यों किया, डज नॉट बोलो ना। तो इसमें क्या गलती थी, क्या ये डज नॉट होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। ये डज नॉट होता कि शी डज नॉट लाइक चॉकलेट आइसक्रीम। पकड़ रहे हो, पकड़ पा रहे हो आसानी से, और देखोगे और देख लो ना, बहुत आसान है। आओ चलो और दिखा देता हूं तुम्हें और मजेदार क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन देखो, 3 months ago, 3 महीने पहले, देखो हिंट दी तुम्हें यार, हिंट दी उसने, 3 महीने पहले, यानी बात पुरानी है। आई डैश अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, मैं डैश स्टूडेंट था स्कूल का। अब क्या इसमें ऑप्शन देखना जरा, वॉज, हैड बीन, हैव बीन, कुड बी आंसर। हैज बीन, हैव बीन तो तब आता था जब टाइमिंग दी गई होती थी आगे कि ये काम मैं इतने टाइम से कर रहा था। यहां तो कोई काम ही नहीं है, यहां तो ये टेंस वाला था ही नहीं, ये तो नॉर्मल इज़ेमार वाजवर वाला था यार। अब पास्ट में था, 3 महीने पहले की बात थी, जानबूझ के तुम्हें हिंट चिक चिक के दी उसने, तो तुम्हें क्या लगाना था, वॉज लगाना था कि नहीं। हम तो हिंट ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे कि टेंस कौन सा है। एरर डिटेक्शन को क्रैक करने का हमने पहला रास्ता तो ढूंढ लिया कि पहले तो टेंस की गलती देखो, बाद में देखेंगे और कहां गलती हो रही है। तो अभी बताता हूं बाद में क्या देखेंगे, बाद में ये भी बताऊंगा और किस किस चीज की गलती तुम पकड़ोगे। अभी इतना क्लियर हो गया, टेंस से तो माइंड एकदम क्लियर है ना। अब तुम्हें ना ये सारे क्वेश्चन दे रहा हूं, बस ऐसे टिक करते चले जाओ, देखते चले जाओ, और तुम्हें ना दिल की खुशी बढ़ती चली जाएगी, कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। मैं बढ़ता हूं हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसे मैं टॉपिक ही नहीं मानता, कॉमन सेंस से कुछ नहीं है उसके अंदर, जिसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशन, किसी भी नाम से तुम उसको बुला सकते हो। इसके लिए जरूरी है कि आपके टेंस पक्के हो, खासतौर से पास्ट टेंस। पास्ट टेंस आपको आना बहुत जरूरी है। तो अगर टेंस में जरा भी कहीं कुछ लग रहा है ना, जरा कच्चा पना सा लग रहा है, तो मैंने टेंस की एक वीडियो बना रखी है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली एजुकेशनल टीचिंग वीडियो वही है। 8-9 करोड़ लोग उसको देख चुके हैं। तो टाइम मिले, लगे कि अभी मेरे को पास्ट टेंस नहीं हुआ है पक्का, उसमें और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो उसे देख के आ जाना, उस मास्टरपीस को जरूर देख लेना। ठीक है, मैं बढ़ता हूं हमारे उस टॉपिक को जिसको मैं कभी इज्जत ही नहीं देता, ना तुम देना इज्जत, बिल्कुल कॉमन सेंस का, बच्चों वाला, बेवकूफों वाला सवाल जिसमें से आता है, वो है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है इसके अंदर, इसमें किसी ने कोई सेंटेंस किसी से कहा होता है, और वो सेंटेंस वो इंसान अब किसी और को बता रहा होता है, बस इतनी सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल सीबीएसई ने मुझसे कहा कि इस बार का पेपर आसान आएगा, मैं तुम्हारे पास आया, भागा भागा भागा। पता है सीबीएसई ने मुझसे क्या कहा था, इस बार का पेपर ना आसान आएगा। बस इतनी सी कहानी है, इसको ही बदलना और कुछ भी नहीं है। इसे ना सिर्फ अपने हिंदी के वर्ड्स में भी तुम अगर ट्रांसलेट कर लोगे ना, तुम्हें सही आंसर मिल जाएगा। और मजे की बात है कि अब जो तुमसे सवाल पूछा जाता है ना, अब आसान पूछा जाता है, फिलअप्स की फॉर्म में पूछा जाता है। आओ चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। भाई जो भी तुमसे एक्स वाई से कुछ कहता है या वाई ने जेड से कुछ कहता है, उसको तो बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाती है वो, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो वो बात कहता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहती है उसे, रिपोर्टेड स्पीच। फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी कहला है रिपोर्टिंग वर्ब। और जो भी उसने कहा कि आई एम वेरी हैप्पी, तो ये क्या कहलाएगी, रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच से समझ लो ना, जो भी उसने सेंटेंस बोला उसको स्पीच कहेंगे। अब इसमें सारा खेल क्या है, कॉमन सेंस का खेल है। कॉमन सेंस का क्या खेल है वो सुनो। देखो इसमें कुछ भी नहीं होता, सवाल भी बहुत आसान आता है। इसमें बस तुम्हें ये याद रखना है कि जो बात हुई थी, जो भी सेंटेंस बोला गया था, जो भी सेंटेंस बोला गया था, वो जब बोला गया था वो क्या हो चुका है, अब पास्ट हो चुका है ना, बीता हुआ कल हो चुका है, बीता हुआ कल हो चुका है, क्योंकि वो बात पहले बोल दी गई है, अब नहीं बोली जा रही, करंट में नहीं काम हो रहा है, वो हो चुकी वो बात है ना, पुरानी बात हो चुकी, तो उसका टेंस बदल जाता है जब हम वही बात किसी और को बताते। तो इसमें सिर्फ खेल तुम्हें इतना सा याद रखना है कि आपको जो सेंटेंस है ना उसको पास्ट में बदलना है, बस दैट्स इट। पास्ट में होगा, वर्ब फर्स्ट है सेकंड लग जाएगी, कैन है कुड हो जाएगा, दिस है तो दैट हो जाएगा, शैल है तो शुड हो जाएगा, विल है तो वुड हो जाएगा। सारा टेंस ना पास्ट में बदल जाता है। इसकी ट्रिक सबसे बड़ा जूस पिला रहा हूं। क्या है ये, सर जूस पी लो, जूस पी लो, तुम जूस पियो। क्या कुछ नहीं आता ना, कोई रूल नहीं पता ना, 4 ऑप्शन आएंगे ना, उसमें ये देख लेना जिसमें पास्ट में चेंज हुआ है, जो पास्ट में बदला हुआ है, एक एक वर्ड पास्ट में बदलना चाहिए, वही मेरा करेक्ट आंसर है। सिर्फ इतनी ही बात से तुम इसका कोई भी क्वेश्चन अभी भी हल कर सकते हो। ये तो लेकिन मैं छोड़ नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें पूरा ही करा के भेजूंगा, लेकिन जो ट्रिक बता रहा हूं ना यही काफी है। बहुत सारे रूल अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें मार्क्स चाहिए, स्मार्टली सोचो यार, नंबर चाहिए ना तुम्हें, तो नंबर बता रहा हूं मैं तुम्हें कैसे आएंगे नंबर। पास्ट में, उस चीज को पास्ट में बदल दो। जो भी बात कही थी, उसने कहा था मैं जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, मैं जा रहा था। उसने कहा था मैंने वो देखा है, तो अब क्या हो जाएगा, उसने कहा था कि उसने वो देखा
था, ऐसे बदलता चला जाएगा। तो इसका सबसे आसान तरीका एक तो क्या करना तुम्हारे लिए ना सब कुछ परोस के रखा हुआ है, मैंने परोस के रखा हुआ है। नाउ अगर वर्ड है अब, उसका क्या हो जाएगा देन। हेयर यहां का क्या हो जाएगा देयर हो जाएगा। हेयर आफ्टर का देयर आफ्टर, दिस का दैट, दीस का दोज, एगो का बिफोर, दस का सो, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, यस्टरडे का द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। ये चेंज हो जाएगा जब हम कोई भी बात किसी और की कहीं बता रहे होते, जब हम इसे रिपोर्टेड स्पीच में बदलते हैं तो वो ऐसे बदलती है। इतना क्लियर है, मोटा मोटा आइडिया हो गया। इतने से ही ना, मैं बार बार तुम्हें मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, इतना जानने के बाद तुम सवाल बनाओ, मेरे कहने से बनाओ। अभी वीडियो को पॉज करो, कोई क्वेश्चन बनाओ, इसका करेक्ट आंसर मिलेगा तुम्हें। करेक्ट आंसर यही से मिलेगा, इसलिए मैं कहता हूं ये कोई टॉपिक नहीं है, इसके कोई रूल नहीं है, ये बहुत आसान है यार, खा के बना रखा है। आओ जरा कुछ सेंटेंस तुम्हें दिखाता हूं और देखो कैसे तुम चुटकियों में बताने लगोगे इसको, अगर तुमने पढ़ा भी नहीं इसके बारे में। शी सेड, उसने कहा, जो भी कहा, क्या आई वर्क इन अ फैक्ट्री। असली काम तो इसी पे होना है कि मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं। मैंने क्या कहा, बस इसका टेंस बदल डालो तुम। तो टेंस क्या बदलेंगे, शी सेड दैट, और शी वर्क की सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी, वर्कड हो जाएगा। इन अ फैक्ट्री ना, बाकी कुछ बदलने की जरूरत हमें होती नहीं। अब इसे अपने लैंग्वेज में बोल के देखो, बड़ा कॉमन सेंस है। उसने कहा वो एक फैक्ट्री में काम करती है, तो मैं आगे इसको कैसे बताऊंगा। उसने कहा या उसने बताया कि वो एक फैक्ट्री में काम करती थी। या आई की जगह शी हो जाना चाहिए ना, लॉजिकल है ना, क्योंकि मैं सामने वाले को बता रहा हूं कि उसने बताया, मैं थोड़ी काम करता हूं फैक्ट्री में। लॉजिकल था ना, क्या था इसके अंदर, कुछ नहीं, टेंस का खेल था। और आई का शी क्यों बन गया तुम्हें पता ही है, क्यों बन गया, मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूं, उसने बताया था भाई, वो लड़की जो थी वो शी। ऐसे देख देखो, हेमंत ने कहा आई कुड नॉट मीट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों से मीट नहीं कर सका, है ना, ये तरह हेमंत ने कहा। तो हेमंत सेड, और दैट लग गया, और अब आई का ही बन गया। ही तो बनना ही था ना कि वो हेमंत नहीं मिल सका। अब यह कैन होता तो कुड हो जाता, पहले से ही कुड था तो बदला ही नहीं कुछ। आई कुड नॉट मीट, मतलब ही कुड नॉट मीट, और मेरे फ्रेंड थे, क्या माई फ्रेंड होगा, नहीं हिज फ्रेंड होगा। तुम्हारे लिए मजे की बात यह है कि एग्जाम में तुम्हें पूरा नहीं बनाना, ऑप्शन दिया गया होगा, वो चूज करना है, ठीक है। बस उसकी हिंदी थोड़ी बना के देख लेना कि क्या इसकी आवाज निकल रही है, कि वो अपने दोस्तों से नहीं मिल सका, वो उसके दोस्तों से, जो उसके दोस्त है, मेरे थोड़ी। ऐसे देख लो ना, दे सेड, उन्होंने कहा वी आर बिजी टुडे, हम आज बिजी हैं, हम बिजी हैं। उन्होंने बोला ना वो बिजी हैं, प्रेजेंट में बोलूं, नहीं, बीते हुए कल की बात हो गई ना अब तो उन्होंने क्या कहा, आर का क्या बन गया, वर बन गया, पास्ट में धकेल दिया, ठीक है, खत्म बात। ऐसे ही उसने कहा कि वो हर दिन स्कूल नहीं जाता था, हर दिन नहीं स्कूल जाता, ये पहले से ही पास्ट में, तो इसको और धकेलो पास्ट में, इसको और पास्ट में कर दो। पहले से पास्ट में अगर हो, छोटी सी बस ये बात ये याद रखने की होती है, जो पहले से ही पास्ट में, सर उसका क्या करें, तो पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसको और पास्ट में ले जाओ, पास्ट परफेक्ट में कर दो। क्या कर दो, पास्ट परफेक्ट में मतलब कि वो, उसने कहा कि वो रोजाना स्कूल नहीं जाता था, तो रोजाना नहीं स्कूल जा चुका था, ऐसे कर देंगे, हेड लगा देंगे, बस इतना सा है और कुछ नहीं, सीधा सा रूल है इसका। बस एक यही वाली बात याद रखने की है कि अगर पहले से ही पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट का परफेक्ट कर दो, हेड लगा के आगे बढ़ा दो, खत्म बात, और कुछ नहीं है। और इसमें कुछ है नहीं सर, इसमें नहीं है, इतने से तुम्हारे सारे सवाल बनने लगेंगे। और सुनो मजे की बात, फंसाने वाले क्वेश्चन, जूस पी लो, जूस सुनो। इसमें ना तुमसे इंटरोगेटिव पूछता है। इंटरोगेटिव का मतलब, इंटरोगेटिव जिसमें कोई सवाल पूछा गया था, किसी ने किसी से सवाल पूछा था और वो सवाल अब तुम आगे बता रहे हो। तो इसमें क्या करना है, ये दो तरह के होते हैं, सिंपल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। मतलब एक तो सवाल ऐसा होता है जिसका जवाब हाँ या ना में होता है, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम उससे मिले थे, क्या तुम वहां गए, एक ये वाला होता है। एक होता है तुम कहां गए, तुमने क्या किया, जिसका पूरा आंसर देना होता है। एक तो यस नो वाला सवाल और एक में पूरा आंसर देना होता है। तो दो तरह के इंटरोगेटिव हुए, सिंपल इंटरोगेटिव, इंक्वायर या आस्क्ड करने के लिए, पूछने के लिए, और एक होता है डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। उसको कैसे बनाते वो सुन लो। अगर सिंपल इंटरोगेटिव वो सिर्फ यस नो पूछे कि डू यू लाइक आइसक्रीम, डू यू गो देयर, डू यू स्पीक इंग्लिश, तो उसमें ना इफ आ जाता है, इफ या वेदर लगता है और फिर पास्ट में बदल जाता है नॉर्मल, आई लाइक्ड कॉफी, इफ आई लाइक्ड कॉफी, जैसे ही सेंटेंस था। ऐसे ही अगर ऐसे था डिड यू सी माई कैट, क्या तुमने मेरी कैट देखी, तो इसको कैसे बनाएंगे, शी आस्क्ड। अब सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सवाल पूछा था भाई उसने मुझसे। अब हम सेड नहीं लगाएंगे, हम आस्क लगा रहे, लॉजिकल है ना भाई, उसने मुझसे सवाल पूछा था, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, इफ और या फिर वेदर का इस्तेमाल हो जाएगा। डिड यू सी माई कैट, अब पास्ट इंडेफिनिट में था तो किसमें बदला, परफेक्ट, पास्ट का ही और आगे बढ़ा दिया, पास्ट का ही परफेक्ट कर दिया। इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछ ही नहीं सकता, वो क्या पूछ लेगा, इफ आई हैड सीन हर कैट। अब इसकी लैंग्वेज तुम देखो, इसको पहले ये जो स्ट्रक्चर था ना,
ये इंटरोगेटिव में था, सवाल में था। अब इसको हमने अफर्मेटिव बना दिया, नॉर्मल कर दिया, बस ये लगे रहने दिया ये, और इसको कैसे बना दिया, अफर्मेटिव में बना दिया कि क्या मैंने उसकी कैट देखी थी, ऐसे करके। ठीक है, अब सवाल नहीं छोड़ा हमने इसको। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। तो बस इसमें से ज्यादा कुछ नहीं है। और तुम्हें फायदा पता है क्या है, तुम्हें पूरा नहीं बनाना पड़ता, ज्यादातर तो तुमसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लेता है। अब एक और सवाल देखो ना सर, और सवाल दिखाओ, और सवाल दिखाओ। ऐसे ही उसने मुझसे कहा, आर यू एंजॉइंग द म्यूजिक, क्या तुम म्यूजिक एंजॉय कर रहे हो? सबसे पहला काम क्या करूंगा, आस लगा दूंगा, वेदर लगा दूंगा। ठीक है, टेंस तो बदलूंगा ही बदलूंगा भाई, टेंस तो मान के चलो कि वो तो पास में जाना ही जाना है। ठीक है, अब फिर मैंने क्या किया, आई वॉज एंजॉइंग द, इफ आई वॉज एंजॉइंग द म्यूजिक, इसको मैंने इस तरह से लिखा जब ये सवाल नहीं लगा, इसको अफर्मेटिव में बना दिया। उसने मुझसे कहा था क्या तुम म्यूजिक एंजॉय कर रहे हो, तो मैंने क्या पूछा कि उसने मुझसे पूछा क्या मैं म्यूजिक एंजॉय कर रहा हूं, तो इसका हमने टेंस बदल दिया और आई वॉज एंजॉय द म्यूजिक कर दिया, आई वॉज एंजॉइंग द म्यूजिक कर दिया। अब डबल इंट्रोगेटिव वाला देख लो, डबल इंट्रोगेटिव वाला देख लो, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा, उसमें ना इफ लगाना ना वेदर लगाना, जो वॉट है वो वॉट ही रहेगा, बस ये बदला जाएगा। जैसे आर यू डूइंग था, आर यू डूइंग था तो यू आर डूइंग हो जाएगा। आर यू डूइंग का क्या कर दिया हमने, यू आर डूइंग, मतलब यू आर डूइंग तो नहीं किया, ऑफ कोर्स। मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूं कि स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, अब उसको इंट्रोगेटिव नहीं रहने देंगे, उसको किस में बदल देंगे, अफर्मेटिव में बदल देंगे। इसको और अच्छे से समझा देता हूं मैं, यही चीज है बस इसमें जो तुम्हें थोड़ा बहुत फंसाने के लिए है। जैसे उसने कहा था कि व्हाट आर यू डूइंग, सेंटेंस क्या था, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, उसने ये बात बोली थी, छोड़ो ना पोस्टमार्टम करते हैं ना इसका, उसने ये बात बोली थी व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं क्या करूंगा, व्हाट तो व्हाट ही रहेगा अपनी जगह, टेंस तो बदलूंगा ही बदलूंगा, आर को तो बदल दूंगा, है ना, आर को बदलूंगा, वैसे तो यू भी बदला जाएगा। व्हाट, अब यहां ना आर नहीं आएगा या वर नहीं आएगा डायरेक्ट, अब इसको ना पहले ऐसा बनाऊंगा अफर्मेटिव की तरह, व्हाट आई वाज डूइंग, इसका मैंने सवाल पना जो था ना वो खत्म कर दिया, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बना दिया। अफर्मेटिव ऐसे ही तो बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और जो इंटरोगेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, वहां पहले हेल्पिंग वर्ब होती है और फिर हमारा क्या आ जाता है, डबल एच फैमिली हो गई, या फिर सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, क्वेश्चन मार्क, ऐसे होता है ना। तो बस इसका स्ट्रक्चर बदल जाता है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और सिंपल है बहुत। ठीक है, आओ जरा इसके क्वेश्चन दिखाता हूं तुम, आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, मैं तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ने वाला, डायरेक्ट लास्ट लाइन पे आके देखूंगा क्या कह रहा है वो, एक्सप्लेन्ड। और भाई इससे पहले की लाइन कहां है भाई, मुझे क्वेश्चन की लास्ट लाइन दिखा दो बस। सॉरी सर द इंजन ब्रोक डाउन, तो इंजन ब्रोक डाउन को क्या कर दूंगा, पहले से पास इंडेफिनिट था तो क्या हो जाएगा, पास परफेक्ट हो जाएगा, द इंजन हैड ब्रोकन डाउन, बस इतनी लाइन लिखनी थी मुझे, वो इसका आंसर है, दैट द इंजन हैड ब्रोकन डाउन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, और ये एग्जाम के क्वेश्चन है, मेरे अपने नहीं है बनाए हुए। अब इसमें देखो, इसमें भी ना पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ ही नहीं रहा, अरे जाए तेल लेने क्वेश्चन, मैं तो डायरेक्ट आंसर देखूंगा, मेरे बच्चों वाला सवाल है। आओ देखो इसमें क्या था, इसमें उसने कहा कंप्यूटर प्रोग्राम, ही रिप्लाइड, क्या रिप्लाई किया, आई हैव, है ना, हैव को तो सबसे पहले हेड में बदल भाई, पहले पास में डालो, सब कुछ पास में, और आई थोड़ी ही हो जाएगा ना, ही हैड ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स, ये इसका करेक्ट आंसर होना है। आगे बढ़ूं, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन इसी तरह का, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, ये देखना इसमें क्या था, इसमें भी कुछ नहीं, लास्ट में देखो, एडिट दैट, लास्ट वाली लाइन कहते हैं आई विल इनवाइट माय फ्रेंड्स टू, आई नहीं, शी और आई, शैल विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, तो शी वुड इनवाइट हर फ्रेंड्स टू, क्या ये इसका आंसर है, यहां है कहीं आंसर, हाँ ये है ना, शी वुड इनवाइट हर फ्रेंड्स टू। कुछ भी करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। अब इसमें एक छोटी सी चीज है जिसमें और तुम्हें फंसा सकता है, जूस पिला रहा हूं, जूस पियो थोड़ा। आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, राशि रतुल ने कुछ कहा है, मैं नहीं पढ़ रहा, मैं तुम्हें पढ़ा ही नहीं रहा, हम तो जूस पी चुके हैं। जूस क्या कहता है कि डायरेक्ट नीचे लास्ट में आओ, राशि आस्क राहुल, यानी सवाल पूछा, क्या पूछा था, राशि ने पूछा था हैव यू इनकरेज अदर्स, पहले तो भाई हैव को हेड में बदल दे, भाई हेड में बदल दो, सवाल वाला था तो इफ या वेदर लगना चाहिए था, इफ या वेदर लगा दो, और फिर हैव यू की जगह ही हैड इनकरेज्ड अदर्स टू वॉलंटियर, क्या ये इसका करेक्ट आंसर है, ऐसा कुछ है क्या, वेदर ही हैड इनकरेज्ड अदर्स टू वॉलंटियर, बी ऑप्शन होगा, बात खत्म। ऑप्शन दे रखा था, हमें नहीं चाहिए था ऑप्शन भाई, स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट है, यूं आंसर लाते हैं। और नीचे देखते हैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, वो भी तुम पकड़, अब तो तुम्हें मतलब सारे ही आसान लगेंगे ना, अब मुश्किल ही क्या लगना है तुम्हें, जरा देखना इसको, जरा देखना क्या बच्चों वाले सवाल हो गए, क्या डायलॉग बिटवीन ऐसे ऐसे लिख रहे हो उल्टी सीधी लैंग्वेज। नीचे आ जाओ, क्या था, सेइंग दैट, रिस्पॉन्स किया था, पोटेंशियल सेड दैट यस आई एम डूइंग मच बेटर द फोन, तो उसने क्या होगा, ही वाज डूइंग मच बेटर देन बिफोर, क्या इसका आंसर होना चाहिए, बिल्कुल ही वाज डूइंग मच बेटर देन बिफोर, ये इसका करेक्ट आंसर, कुछ भी नहीं था। समझ में आ गया क्रक्स। आगे बढ़ता हूं मैं, इससे पहले लेकिन आपको बता देता हूं कि
डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर फिर भी कॉन्फिडेंस कहीं भी डगमगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है, मैंने फुल फ्लेज वीडियो बना रखी है, नरेशन बाय डियर सर, ऐसे सर्च कर लेना, वीडियो मिल जाएगा। जहां भी हल्का फुल्का लगे कि हाँ यार ये और अच्छे पढ़ सकता हूं, टाइम है मेरे पास, अब बैठा हूं खाली, क्योंकि सर ने जूस तो पिलाई दिया है, अब खाली क्या करूं, तो ये कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एरर डिटेक्शन के अंदर ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिटरमिनर्स के ऊपर, क्या होते हैं पहले इनको देख लो। डिटरमिनर्स में ना हमारे आर्टिकल्स कवर होते हैं, ए एंड द। डिटरमिनर्स का मतलब ये होता है जो डिटरमिन करे, किसी चीज को नापे तोले कि वो कितनी है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, उसको मेनली तो इसका ये मतलब निकलता है। तो इसमें मेनली ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं। अब आर्टिकल्स ए एंड द का इस्तेमाल कहां कैसे होता है वो देख लो। ए और एन और द तीन है ना, ए और एन एक तरह से इस्तेमाल होते हैं, इनका एक ही यूज होता है, वो क्या, किसी भी एक चीज के बारे में बात करते हैं भाई, कोई भी एक चीज, कौन सी, मतलब जैसे आई एम ए स्टूडेंट, अब एक स्टूडेंट हूं, मतलब दुनिया के जितने भी करोड़ों स्टूडेंट हैं उनमें से एनी, कोई भी एक स्टूडेंट मैं भी हूं, किसी खास के बारे में नहीं, किसी भी एक के बारे में। ये गिनती को दिखा रहा है ना, गिनती को नहीं दिखा रहा, ये सिर्फ एक किसी भी शख्स के बारे में या चीज के बारे में बता रहा है। वन नहीं है, वन इसका मतलब वन नहीं होता, इसका मतलब एनी होता है कि कोई भी एक, मतलब बहुत सारे बच्चों में से कोई भी एक, जैसे आई एम अ मैन, आई एम अ गर्ल, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, है ना, आई एम अ यूट्यूबर, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई भी एक है, तो उसके लिए हम ए का इस्तेमाल कर देते हैं। फिर एन कब आएगा, फिर एन कब आएगा, ये तो बता दो, ये तो बता दो, ये तो बताया ही नहीं। देखो इसमें ना छोटा सा प्यारा सा ट्विस्ट है। एन का इस्तेमाल कब करेंगे, जब हमारा कोई वर्ड जिसकी आवाज ए ई आई ओ यू में निकले, क्या कहा मैंने, जिसकी आवाज अ ई ओ इसमें निकले, आवाज साउंड निकलना चाहिए, तो उसके साथ हम एन लगा देंगे, वरना ए लगाएंगे। क्लियर हो गया, क्या 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 क्या, जैसे आई एम अ स्टूडेंट है, ए तो आना ही था, लेकिन अगर स्टूडेंट्स की आवाज से पहले सा की आवाज आई थी, अगर यही आवाज आ की होती, जैसे आई एम एन ओल्ड पर्सन, ओल्ड में ओ की आवाज आई ना, ए ई ओ की आवाज आई, तो यहां आई एम ए ओल्ड नहीं होगा, क्या होगा, आई एम एन ओल्ड हो जाएगा। बस इतना सा फर्क है और इसके अंदर कुछ नहीं है। जैसे आई हैव अ बॉल, अब बॉल से पहले ये जो बॉल है, इससे पहले मेरे पास एक बॉल है, इससे पहले ये जो बा है, बा की आवाज क्या ए ई आई ओ यू में से एक है, नहीं, तो इसके साथ ए ही आएगा। अगर इसमें से ए ई आ ओ में से कोई सी आवाज आ रही होती तो इसके साथ एन आ जाता, बात खत्म थी। जैसे मैंने कहा कि आई एम, मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे दोस्तों, मैंने कहा मैं एक एजुकेटर हूं, तो मैंने लिखा आई एम ए एजुकेटर, तो फिर एजुकेटर लिखते ही यहां पे गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई, क्या गड़बड़ी होगी, ध्यान से देखो, यहां जो एजुकेटर की आवाज है वो ए में है, एक वॉवल साउंड है, तो ए की जगह यहां गलत है, क्या आना चाहिए था, एन आना चाहिए था। अगर पेपर आसान बनेगा तो ऐसा वाला एरर डाल देगा, तुम चेक कर लेना कि कहीं अगर सेंटेंस में एरर डिटेक्शन में टेंस तो सही है, पहला तो मेरे दिमाग टेंस पे घूमेगा, टेंस सही है, वर्ब की फॉर्म सही लगा रखी है, सब कुछ सही है, हेल्पिंग वर्ब भी सही लगा रखी है, अगर इसमें ए एन लगा हुआ है तो क्या सही लगा हुआ है, कहीं वहीं एन तो नहीं आना था, या फिर कहीं एन लगा दिया ए तो नहीं आना था, वो देखना। जैसे ही इज एन यूनिक पर्सन, अब यहां पे बताओ ये एन सही है क्या, नहीं, एन सही नहीं है, आवाज से मतलब है, यू से मतलब नहीं, आवाज होनी चाहिए, इसकी आवाज या की निकल रही है, आ की नहीं निकल रही, इसलिए यहां एन की जगह ए आना था। ऐसे यूनिवर्सिटी हो सकता है, यूनिवर्सिटी के साथ क्या लगाओगे, सब लोग कमेंट में बताओ, यूनिवर्सिटी से के साथ क्या लगाओगे, कमेंट में बताओ। ऐसे ही ऑनेस्ट के साथ क्या लगाओगे, ए लगाओगे कि एन लगाओगे, ऑनेस्ट के साथ, इसमें भी आवाज वैसे तो एच है लेकिन एच साइलेंट है, आवाज ओ की आ रही है, वॉवेल साउंड है, तो इसके साथ भी एन आ जाएगा। तो ये तो था ए और एन का पंगा। अब दा कहां लगेगा, दा का क्या इस्तेमाल है सर, वो बता दो, वो तो और आसान है। दा कहां चला गया, ये रहा हमारा दा, या चलो अलग से सिखा देता हूं। दा का इस्तेमाल कहां होगा, दा हमेशा पता है कब आएगा, किसी स्पेसिफिक, किसी खास चीज के साथ दा का इस्तेमाल होगा। खास चीज कैसे, खास चीज कौन सी हो सकती है, कोई बहुत बड़ा ब्रांड हो, कोई बहुत बड़ी जगह हो, उसके साथ दा आता है। कोई खास इंसान हो या जिसके बारे में पहले बात हुई थी ना, वो जैसे पहले मैंने कहा आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं, है ना, या मैंने बोला ही इज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है, ये तो ठीक था, ये तो सबको समझ में आ रहा था। अब मैंने आगे बात बढ़ाई तो मैंने क्या कहा, द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। अब मैंने उसी स्टूडेंट का जब नाम लिया ना, तो अब मैंने ए नहीं लगाया, मैंने दा लगाया, क्योंकि अब दा किसको दिखा रहा है, खास, किसी एक खास स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है। मैंने कहा द एप्पल इज डिलीशियस,
यानी किसी खास एप्पल की बात हुई है, पहले उसके बारे में बात हो चुकी है। एन एप्पल इज डिलीशियस, ये अलग था कि जितने भी एप्पल हैं उनमें से एक एप्पल डिलीशियस है, लेकिन जब मैंने द एप्पल कहा यानी किसी खास एप्पल की बात हुई है। द हीरो, द मैन, बार बार बोल देते ना द मैन, ऐसे जब मैंने द मैन बोला यानी कोई खास आदमी जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, वो कोई कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब ये नहीं है कि अब उसकी खासियत का मतलब ये नहीं कि उसके ना दो सींग निकले हुए होंगे, नहीं नहीं नहीं, जिसके बारे में पहले बात हुई हो। जैसे मैंने कहा देयर इज अ मैन, मैंने क्या कहा, देयर इज अ मैन, देयर इज अ मैन इन माय रूम, मेरे कमरे में एक आदमी है, तो यहां तो ए लगाया था, कोई भी आदमी है ना। फिर आगे मैंने कहा द मैन इज ए स्ट्रेंजर। अब मैंने जब कहा कि वो आदमी अजनबी है, मैं उसे नहीं जानता, तब मैंने यहां दा लगाया, क्यों, इस आदमी के बारे में मैं पहले बात कर चुका था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ए और दा का फर्क खत्म हो गया। अब एग्जाम में क्या होगा, जूस पियो, जूस मंगा लो, जूस आ जाओ, जूस पिलाता हूं, आ जाओ जूस पिला देता हूं। अब दा में ना क्या गलती होती है, नामों के आगे दा लगा हुआ मिल जाएगा, एग्जाम में डाल देगा, किसी के नाम के आगे दा लगा देगा, जैसे अतुल, दा अतुल कर देगा, दा आकाश कर देगा, ऐसा नहीं होता, गलत है। दा नामों के साथ, किसी चीज के नाम के साथ नहीं आता, किसी कंट्री के नाम के साथ दा नहीं आता। दा इंडिया गलत होगा, दा पाकिस्तान गलत होगा, दा बांग्लादेश, दा श्रीलंका, दा लगेगा ही नहीं। कॉन्टिनेंट के साथ दा लग जाता है, कॉन्टिनेंट जैसे, और जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो उनके साथ लग जाएगा, द अंटार्कटिक, है ना, इस तरह से उनके साथ लग जाएगा। ऐसे ही द यूएसए, द यूएई उनके साथ लग जाएगा। रिवर्स के साथ लग जाएगा, द गंगा, द जमुना, जो फेमस बड़ी रिवर्स है, इनके साथ भी हम दा लगा देते हैं, उनके साथ भी लग जाएगा। लेकिन जिनके साथ नहीं लगेगा वो लिस्ट मैंने आपको बता दी है, जिनके साथ नहीं आएगा जानबूझ के लगा के देगा, आप परेशान हो जाओगे, पकड़ लेना कि गलती ए अंदा की हुई है। आगे बढ़ते हैं हमारे इनके ऊपर जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, बड़े आसान से दिखा दूंगा, तुम पकड़ लोगे। अब इनसे ही आगे बढ़ते हुए मैं डिटरमिनर्स को और कंप्लीट करा देता हूं। भाई बहुत आसान होते हैं डिटरमिनर्स, क्वांटिफायर्स हैं ये, किसी चीज को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, ये तुमने पहले भी पढ़े होंगे। मच का इस्तेमाल, इनको ना हमने पता है किस चीज में डिवाइड किया है, हमने डिवाइड किया इनको काउंटेबल में और नॉन काउंटेबल। ये क्या बोला है, काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, अरे बड़ा आसान है यार। खुशी को काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 खुशी हो रही मुझे, नहीं, ये वीडियो देखने के बाद मुझे ना 10 खुशी हो रही है, मेरा ना 10 कॉन्फिडेंस आ रहा है, ऐसे नहीं होता। पता है क्या, कोई चीज, हर चीज ना काउंट नहीं होती। रिश्तों को, प्यार को ना काउंट नहीं किया जाता। जो प्यार होता है वो काउंटेबल है ही नहीं, है ना। मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है, काउंट करके बताओ 2 किलो 3 किलो है, लेकिन कुछ चीजें होती काउंट होती हैं, जैसे कि तुम यही वीडियो इसी तरह के इंग्लिश सीखने के लिए पता नहीं कितने पैसे खर्च करते हो ना, कोर्स खरीदते हो ना, पता नहीं क्या क्या करते हो, है ना, करते हो ना। जब पैसे खर्च करते हो वो काउंटेबल है, हाँ है, वो काउंटेबल है। तो ऐसे ही ना ये जो वर्ड्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं काउंटेबल पे, नॉन काउंटेबल। काउंटेबल जिसे काउंट किया जा सकता है, नॉन काउंटेबल जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है। मच का इस्तेमाल नॉन काउंटेबल के लिए होता है, जैसे आई लव यू वेरी मच, कोई ऐसी चीज जो काउंट नहीं हो सकती और बहुत ज्यादा है, उसके लिए हम मच का इस्तेमाल करते हैं, है ना। आई लव यू वेरी मच सबसे अच्छा एग्जांपल इसका, तुम्हें यही याद रह जाएगा और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मैनी का मतलब, मैनी काउंटेबल है, कई सारे। मैनी स्टूडेंट्स आर वॉचिंग मी राइट नाउ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ये बहुत ज्यादा नहीं है बट काफी हैं। मैनी स्टूडेंट्स आर वॉचिंग मी यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं। क्या मच और मैनी का फर्क समझ पाए, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल का है, काफी सारी चीजें हैं। आगे बढ़ जाते हैं, फ्यू और लिटिल। फ्यू भी काउंटेबल है, लिटिल नॉन काउंटेबल है, इसमें भी बस यही डिफरेंस है। और अ फ्यू और अ लिटिल में क्या, बस इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क है। अ फ्यू दिखाता है किसको, नेगेटिव को, बस थोड़े से ही हैं। और अ लिटिल में भी यही है कि बस ये भी पॉजिटिविटी को ही दिखा रहे होते हैं और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अ फ्यू और लिटिल, फ्यू और लिटिल इसमें भी फ्यू काउंटेबल है और लिटिल नॉन काउंटेबल, उसे काउंट नहीं कर सकते। आई हैव अ लिटिल नॉलेज, मेरे को थोड़ी सी नॉलेज है, यानी उसे काउंट नहीं किया जा सकता। ये कहते हैं ना अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, कि थोड़ी सी नॉलेज आपके लिए डेंजरस हो सकती है। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं, यानी काउंट करके बता सकता हूं 2 4 5 है। तो छोटी सी क्वांटिटी को दिखाने के लिए फ्यू, ज्यादा क्वांटिटी को दिखाने के लिए मैनी हो जाएगा। ऐसे लिटिल और मच का, थोड़ा है तो लिटिल, थोड़ा ज्यादा है तो मच है। अब फ्यू और अ फ्यू में क्या फर्क है, अ फ्यू दिखाता है पॉजिटिव को, हाँ है थोड़े से लोग, जैसे मैं कहूं आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड, हाँ मेरे कुछ दोस्त हैं। आई हैव अ फ्यू स्टूडेंट्स हु लव मी, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन अ लिटिल, ऐसे ही अ लिटिल का है, अ लिटिल में भी अ लिटिल दिखाएगा पॉजिटिव, अ लिटिल हाँ मतलब आई हैव अ लिटिल नॉलेज, मेरे पास है थोड़ी सी नॉलेज। अगर सिर्फ बोलूं आई हैव लिटिल नॉलेज, यानी मेरे पास बस थोड़ी सी है यार, और ज्यादा दे दो, ठीक है। तो फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल का ये डिफरेंस था। अब इसके आंसर एक साथ करा दूंगा क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से होते हैं, ईच, एवरी, दिस, दैट, बहुत आसान होते हैं। ईच और एवरी लगभग इंटरचेंजेबल ही होते हैं। किसी ग्रुप में ईच एंड एवरीवन ऐसे बोल देते हैं ना, एक साथ भी बोल
देते हैं प्रत्येक या प्रति के लिए हम ईच एंड एवरी बताते हैं, यानी किसी एक इंडिविजुअल की जब बात हो रही होती है तो उसके लिए हम ईच एवरी का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इनके साथ हमेशा वर्ब कौन सी यूज होगी, सिंगुलर, क्योंकि ये एक को दिखाते हैं। देखिए जैसे एवरी स्टूडेंट, अगर आगे बोल दे स्पीक्स इंग्लिश, हर स्टूडेंट इंग्लिश बोलता है, तो स्पीक के साथ एस आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो स्पीक्स होगा, स्पीक नहीं होगा। एवरी स्टूडेंट लव्स मी होगा, एवरी स्टूडेंट लव मी नहीं होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं। दिस और दैट सबसे आसान। दिस कोई चीज सामने है, आंखों के सामने देख के बोल सकते हो कि दिस इज इंपॉर्टेंट, और दैट कोई चीज दूर है, कोई चीज दूर है, दैट इज इंपॉर्टेंट, या कोई चीज पहले डिस्कस हुई थी, पहले उसके बारे में बात हुई थी, तो दैट लगाते हैं कि दैट डे आई वाज देयर, उस दिन मैं वहां था, तो उसके लिए हम दैट लगाते हैं। तो दिस और दैट का सिर्फ यही फर्क है। और दोस्त क्या होता है, दोस्त प्लूरल होता है दीज का, दीज और दोस्त को भी पकड़ लेते हैं, यहीं पर बहुत आसान था। दीज का इस्तेमाल किन्हीं दो चीजों के लिए होता है, और दोस्त का इस्तेमाल बहुत सारे लोगों के लिए होता है, बहुत सारी चीजों के लिए होता है। दोज वर डेज, वो दिन थे। दीज मतलब दीज भी प्लूरल है, प्लीज दीज भी प्लूरल है, दोस्त भी प्लूरल है, बस फर्क इतना ही है कि दीज जो सामने बैठे हुए हैं, जो सामने बैठे हुए हैं उनके लिए, मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए दीज आ गए, लेकिन सामने बैठे हैं। और दोज जो मतलब सामने नहीं है, कहीं दूर है। दोज स्टूडेंट्स हु वॉच माई वीडियोज विल बी वेरी सक्सेसफुल, जो स्टूडेंट जिन्होंने मेरी वीडियो देखते हैं वो सक्सेसफुल होंगे। ऐसे दीज स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूं अभी, दीज स्टूडेंट्स विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100, ये जो स्टूडेंट अभी मुझे देख रहे हैं वो 80 आउट ऑफ 80 लेके आएंगे नंबर। तो ये सिंगुलर है, दिस और दैट सिंगुलर है, और दीज और दोस्त प्लूरल है, एक से ज्यादा की बात हो रही है। इतना क्लियर है? बहुत ज्यादा इसमें समय इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पे मैं 2 दिन बोल सकता हूं। अगर कहीं भी दिक्कत आती है ना इसमें, तो मैंने फिर भी अलग से वीडियो बना रखी है, डिटर्मिनर का ऐसा 1 शॉट वीडियो प्यारा सा बना रखा है। वैसे तो दिक्कत आएगी नहीं, भी क्वेश्चन कराऊंगा यार, छोड़ो ना तुम बहुत आसानी से तुम कर डालोगे। फिर भी मेरा ना ख्याल आ जाता है क्लास के उस सबसे कमजोर बच्चे का जो डर के मारे कह नहीं पाता है, तो मैं चाहता हूं जो सबसे कमजोर अपने आप को इंग्लिश में समझता है ना, वो लेके आए इस 80 में से 80 नंबर, तब मेरे को लगेगा मैंने अपने जीवन में कुछ किया। सम और एनी देख लो, सम का इस्तेमाल कुछ के लिए होता है, काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल होता है। जैसे आई हैव गॉट सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं। आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछने, तो कुछ की जगह हम सम लगा देते हैं। ज्यादातर ये क्या कहते हैं, काउंटेबल नॉन काउंटेबल दोनों में इस्तेमाल हो जाता है, कोई ऐसा इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। ऐसे ही एनी का इस्तेमाल हमेशा नेगेटिव में होता है। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। आई डोंट हैव एनी डाउट, मेरे को कोई डाउट नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से एनी का इस्तेमाल होता है। एनी और सम आपस में बिल्कुल ऑपोजिट है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ज्यादातर पॉजिटिव में इस्तेमाल होता है, और ये बिल्कुल हमेशा नेगेटिव में होता है। ये याद रख लेना, इसमें कुछ भी नहीं था। डिटर्मिनर्स बहुत आसान होते हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार इन्हें अपने माइंड में इनका डिफरेंस सोच लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा कि मच वर्सेस मैनी क्या हो सकता है, कि एक काउंटेबल है, एक अनकाउंटेबल है। ऐसे मोर वर्सेस मोस्ट, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। मोर और मोस्ट, ये सुन लो। मोर का इस्तेमाल कंपैरिजन करते हुए होगा, किसी की किसी से कंपैरिजन की जाएगी। जैसे ही इज मोर हैंडसम, वो ज्यादा हैंडसम है किसी और से, है ना। जैसे मैं बोल सकता हूं आई एम मोर इंटेलिजेंट, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। लेकिन मोस्ट क्या होगा, मोस्ट दिखाएगा कि सबसे ज्यादा, तो इसके साथ क्या लगता है, हमेशा दा लगता है। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही इज द मोस्ट स्मार्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट टीचर। स्मार्ट तो स्मार्टेस्ट हो जाएगा, है ना। इस तरह से मोस्ट ना कंपैरिजन के लिए नहीं, बल्कि सबसे अच्छे के लिए आता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, 2 लोगों की कंपैरिजन हो रही होगी, वहां पे मोर लगा देगा। आप कहोगे नहीं मोर नहीं, मोस्ट आएगा। ऐसे एग्जाम में कहीं कंपैरिजन करनी होगी, वहां कंपैरिजन नहीं करेगा, मोस्ट लगा देगा, तो वो आपको देखना होगा। बहुत आसान, ऐसे पकड़ लोगे। ऐसे आगे बढ़ जाते हैं। लेस वर्सेस द लिटिल, ये तो बहुत आसान सही था। मच वर्सेस लिटिल आपने देख लिया, मच ज्यादा के लिए, लिटिल कम के लिए, बस इतना ही फर्क था। अब मैं क्या इसके आंसर कर रहा हूं, क्वेश्चंस करा दो, लाओ लपेट, तुम देखते ही इसका आंसर, क्योंकि मैं जूस पिला रहा हूं तुम्हें, तुम जूस पीते ही ना इसका आंसर देखना कैसे करोगे। क्वेश्चन है, ब्लैंक दे रखा है, सन इज अबाउट टू सेट, बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए। सन के साथ दाल लगना चाहिए कि नहीं। सन, मून, जितने भी प्लैनेट, इनके साथ दाल लग जाता है भाई, बड़ी चीज है, स्पेसिफिक चीज है, इस तरह से भी याद रख सकते हो। तो क्या एन सन तो आना ही नहीं था, ए सन एक बार को लग सकता था कि हाँ ए हो जाए, लेकिन एक सन, बहुत सारे सन है क्या, तुम कहीं से भी लॉजिक लगाओगे तो भी इसका आंसर तुम्हें दा ही मिलेगा। ऐसे नेक्स्ट है, रिलेटिव हैज बीन इनवाइटेड। अब इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। रिलेटिव हैज बीन इनवाइटेड, अब इसमें है एवरी, फ्यू, मैनी, मच। एक बात बताओ, मच आना चाहिए क्या, काउंटेबल है ना रिलेटिव, हाँ रिलेटिव्स नहीं है, एक है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, हर रिलेटिव को इनवाइट किया गया, तो एवरी रिलेटिव इसका आंसर होना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल करेक्ट है सर, आगे बढ़ जाएं आप। ही डज नॉट हैव डैश फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त नहीं, ये आवाज निकल सकते जो भी। क्या इसके साथ मैं मच लगाऊं, उसके ज्यादा दोस्त नहीं है, मच, मच है ना। आई लव यू वेरी मच से याद रखो ना,
फ्रेंड्स को तो काउंट कर सकते हैं, तो यहां क्या होना चाहिए, मैनी इसका आंसर होना चाहिए कि नहीं। बहुत आसान था, बहुत आसान था। ऐसे आगे बढ़ जाऊं, हैव यू रेड अबाउट डैश राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन से पहले ए आ जाएगा, एन आएगा, दा आएगा, क्या आएगा तुम बताओ। क्या बहुत सारे राइट टू एजुकेशन है? नहीं नहीं, ये तो एक राइट था ना, जो एक कानून बना था। तो आई हैव यू रेड अबाउट द राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये एक एक्ट है कि स्पेसिफिक चीज है, इसके साथ हमें दा लगाना था। इस तरह से इसके क्वेश्चन हो जाएंगे। और क्वेश्चन दिखाता हूं, रुको। तो आई हैव हर्ड डैश स्टोरी बिफोर, यह स्टोरी था, एक स्टोरी के बारे में बात हुई है, तो क्या बताओ, दीज आएगा, दिस आएगा, या ए आएगा, या एन आएगा। बहुत आसान था कि आई हैव हर्ड दिस स्टोरी बिफोर। अभी जिस स्टोरी की बात हो रही है उसके लिए तो आंसर होगा। हाँ, इसका आंसर एक हो भी सकता था, ए भी हो सकता था, लेकिन यहां पे दिस मुझे ज्यादा सही लग रहा है कि मैं ये कहानी सुन चुका हूं, इसका ये आंसर हो जाना था। और रुको ना तुम, और देखो, और देखो, और देखो, ये एग्जाम के क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, जरा देखना क्या तुम नहीं बना पाओगे। एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन है, जरा पकड़ना इसको। मोर ऑफ द फन एंड एक्साइटमेंट इन आवर लाइव्स कम्स फ्रॉम यूजिंग आवर इमेजिनेशन। पहला तो दिमाग में घंटी बजाएंगे कि बताओ ये टेंस तो ठीक है ना, हाँ तो टेंस तो ठीक है, कम से यानी आज की बात हो रही है कि हमारी जिंदगी में जो भी फन वन आता है, ऐसे बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां मोर लगा रखा था, मोर डिटर्मिनस तो हमने पढ़े थे, मोर तो कंपैरिजन करने के लिए था, मोस्ट आना चाहिए था कि नहीं, वो इसका करेक्ट आंसर है। 2 सेकंड में पकड़ोगे, 2 सेकंड में मोर। अच्छा, इन्होंने चॉइस के लिए दे भी रखा था, इससे और आसानी हो जाती है। ऑप्शन पता है, ऑप्शन पहले मत पढ़ना, मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में ऑप्शन पहले मत पढ़ना, पहले उसे पढ़ के खुद देखना कि क्या गलत हो सकता है, एंड फिर ऑप्शंस की तरफ जाना। अगर ऑप्शन दे रखे हैं तो उससे फायदा पता है क्या होता है, उससे फायदा, ऑप्शन में से दे ही रखे होते हैं, उससे फायदा ये होता है कि तुम्हें ना फिर बिल्कुल कंफर्म हो जाता है, हाँ मुझे भी ये सही लग रहा था और आंसर में भी ऑप्शन दिया हुआ है। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, हाँ आगे और दिखाऊं ना तुम्हें, और क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन है, ब्लैंक एजुकेटेड माइंड कैन टीच मैनी। एग्जाम का क्वेश्चन, आपके एग्जाम का, मेरा नहीं है ये। अब इसमें ऑप्शन दे रखे थे कि बताओ क्या होना चाहिए, दा होना चाहिए, ए होना चाहिए, एन होना चाहिए, दिस होना चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि एजुकेटेड माइंड टीच कर सकता है बहुत सारों को, कौन सा, कोई भी एक एजुकेटेड माइंड, ये तो होगा ना, कोई खास माइंड की बात की है, नहीं नहीं, इससे पहले क्या माइंड था जो इसमें दा लग जाता। देखो मेरा भी पहला थॉट तुम्हारी तरह ही है कि यार इसमें दा भी तो आ सकता है, दा भी तो आना चाहिए ना, कि भाई दा किसी खास माइंड की बात हुई, लेकिन इससे पहले क्या किस उसके बारे में बात हुई थी, क्या वो सिर्फ एक है, नहीं नहीं नहीं, यहां हो रहा है कि कोई भी एजुकेटेड माइंड बहुत लोगों को सिखा सकता है, तो इसके साथ ए आना चाहिए ना, बिल्कुल ए आना चाहिए। नहीं, एजुकेटेड में ई की आवाज आ रही थी तो मेरे को पता है ए की जगह एन लग जाता है अगर साउंड वॉवेल का हो, इसलिए बड़े तरीके से टेक्निकली कॉन्फिडेंटली हमने इसका आंसर एन लिखा। एन एजुकेटेड माइंड कैन टीच मैनी। इस तरह से ना जब तुम्हें क्लियर करती, मैं तुम्हें जूस पिला रहा हूं, सारा जूस पिला रहा हूं। आगे बढ़ जाओ, अब आते हैं तुम्हारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो तुम्हारा टॉपिक है, जो सीबीएसई ने कहा भी है कि वो पढ़ना है। अब उसमें क्या करोगे, उसमें कुछ नहीं करना, बच्चों वाली चीज लगती है मेरे को, बहुत आसान है ये रही। आओ देखते हैं, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट कराना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है कि वर्ब सही लगी है कि नहीं, क्या इजेमार सही लगा है कि नहीं, सिंगुलर और प्लूरल का देखना है तुम्हें। उसके लिए तुम्हें लिस्ट दे रहा हूं, ये रही बना के दे रहा हूं। यूज सिंगुलर वर्ब विद दीज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। इन सबके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर आर नहीं होगा, फर्नीचर इज होगा। पोएट्री इज होगा, न्यूज का भी प्लूरल नहीं होगा, न्यूज के साथ भी इज लगा देना। एडवाइस, हेयर, हेयर का हेयर्स का भी नहीं होता, इज लगा देना। अल्फाबेट, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, बिजनेस, नॉलेज, नॉलेज आर नहीं होगा, नॉलेज इज होगा, हैज होगा, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। इतना क्लियर हुआ कि आगे बढ़ूं। हाँ, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है, आसान पूछता है, जैसे हर हेयर इज व्हाइट, द इंफॉर्मेशन इज फेक, द फर्नीचर ऑफ हर हाउस इज वेरी एक्सपेंसिव, योर एडवाइस इज। ये कभी भी आर नहीं आएगा इनके साथ, इतना क्लियर हुआ। ऐसे इन सबके साथ भी सिंगुलर वर्ब लगानी। कौन सी, ये हमेशा एक साथ जुड़े हुए होते हैं। कौन से, ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टेडी, राइस एंड करी, सन एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज। ये वैसे मैं तुम्हें एडवांस लेवल का ही करा रहा हूं, इतना तुमसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी इनको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अब जो सबसे कॉमन है वो सुन लो, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब होगी। सीजर्स, कैंची, कैंची हमेशा प्लूरल ही रहती है, इसके साथ आर ही आएगा, वर ही आएगा, हैव ही आएगा। ट्राउजर्स, गैलोज, पैंट्स, आर्काइव्स, कांग्रेचुलेशंस, बिनोकुलर्स, रिचेस, रिमेन्स, ये सारे हैं, एक बार पढ़ लेना, नजर मार लेना, इन्हीं में से अगर आएगा ना तो आसान सा आ जाएगा। ट्राउजर्स, सीजर्स, पैंट्स, इसमें से आ जाएगा। और जो सबसे ज्यादा आएगा ना एग्जाम में, वो कहां चला गया, वो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। ये एग्जाम्पल है, देख लेना, नजर मार लेना, कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट, यूज सिंगुलर वर्ब विद द फॉलोइंग। लॉजिक भी है, देखो लॉजिक है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। जूस पियो, जूस पियो, जहां आवाज ही एक की आ रही है तो उसके साथ तो सिंगुलर ही आएगा ना। ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट,
ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट हियर, ईच है ही अपने आप में एक, ऐसे आइदर नाइदर, एवरीवन, एवरीवन, हर एक खुश है, एवरीवन इज हैप्पी होगा, एवरीवन आर हैप्पी होगा क्या? नहीं, हर एक, यानी एक की बात हो रही है ना, है ना, हिंदी भी निकाल के देख लोगे तो एक ही आवाज हो रही है। समवन हैज कम, कोई आया है, कोई यानी एक ही है ना कोई, तो उसके साथ भी हैज ही होगा। समथिंग हो गया, नो वन, एनीथिंग, एनीबडी, समबडी, इन सबके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, यानी इज आएगा, यानी आर आएगा, सॉरी यानी इज आएगा, हैज आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी इनके साथ, यूजुअली, ऑलवेज, डेली, ऑफ्टन, नेवर, क्योंकि कभी कभी ना हम डर जाते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं हमेशा सच बोलता हूं, आई ऑलवेज स्पीक, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ये सेंटेंस बनेगा। जनरली, नॉर्मली, इनके साथ कभी कभी हम लगाते नहीं, जैसे शी ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश होगा, शी ऑलवेज स्पीक इंग्लिश नहीं होगा, स्पीक्स ही होगा। वहां तुम डटे रहना, कहीं ऑलवेज देख के, जनरली देख के डर जाओ कि अब ऐसी एस लगाऊं कि नहीं। नहीं, जो रूल मैंने तुम्हें जूस पिलाया है ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, तो वो लगेगा ही लगेगा, चाहे ऑलवेज लिखा हो, ऑफ्टन लिखा हो, जनरल लिखा हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। इतना हमें क्लियर करके चलना है। अब सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है एक वो भी है वन ऑफ के साथ, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स है तो इसमें भी वन है ना, तो यहां भी जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर रहेगी, ये जो वर्ब रहेगी वो हमेशा सिंगुलर रहेगी, ये आपको याद रखना है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज, ऐसे ही रहेगा। वन ऑफ माई व्यूअर्स इज, ऐसे करके रहेगा। इतना क्लियर हो गया? इसमें प्लूरल नहीं आएगा। जैसे शी नेवर स्पीक था, शी नेवर स्पीक ट्रूथ होगा क्या? नहीं 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 नहीं, शी नेवर स्पीक्स ही रहेगा, क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो रूल, ये मतलब है तो कॉमन सी चीज है, फिर भी बच्चे गलती कर जाते, फंस जाते हैं इसके अंदर। सेंटेंस है ईच ऑफ द बॉयज, यानी एक, हर कोई एक, एक ईच आ रहा है ना, यानी किसी हर एक बच्चे की बात हो रही है, तो ये हो ना हो, ये सिंगुलर वर्ब आनी है ना। अब ऑप्शन दे दिया, आर बीइंग, हैव बीन, वाज वर, बताओ क्या होना चाहिए? बाकी तीनों, हैव भी प्लूरल के साथ होता है, आर भी प्लूरल और वर भी प्लूरल। ना होने मतलब मुझे कुछ पता भी नहीं ना, मुझे मीनिंग भी नहीं पता ना, तो जूस पी के आया हूं, ईच है तो ईच और एवरीवन के साथ हमेशा, बताओ क्या होता है? सिंगुलर होता है ना, वाज इसका आंसर हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस देखना जरा, नेक्स्ट सेंटेंस भी देखो बच्चों वाला है, एरर डिटेक्शन वाले, फिलअप्स वाले क्वेश्चन है। गवर्नमेंट्स आर स्टार्टिंग प्रोग्राम्स डैश टीच एडल्ट्स हाउ टू रीड एंड राइट। अब इसमें ऑप्शन दे दी क्या होना चाहिए कि प्रोग्राम स्टार्ट किया क्या करने के लिए? टीच करने के लिए। तो यहां पे टू टीच अपने आप ही, ये तो मतलब ये कोई रूल बार बार समझने की भी जरूरत नहीं है, तो इसमें तो टू टीच अपने आप ही हमें समझ में आ रहा है। दैट टीचिंग, विच टॉट, वर टीचिंग, ये तो कुछ बन ही नहीं रहा था। तो क्या बनना था कि गवर्नमेंट्स स्टार्ट कर रही है प्रोग्राम, गवर्नमेंट्स ने स्टार्ट किए वाले प्रोग्राम, क्योंकि गवर्नमेंट्स था, आर था, ये दोनों तो आपस अपने आप से ही थे, प्लूरल है, वो भी प्लूरल वर्ब भी आ गई। आगे क्या था? टीच, टीच के साथ टू लग के ही हमारी फर्स्ट फॉर्म आनी थी, और वो हमें समझ में आगे बहुत आसान सा था। नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसमें देखते हैं एरर डिटेक्शन क्या है भाई, जरा देखते हैं भाई। बहुत बड़ा सेंटेंस है, लेटेक्स वाज अ नेचुरल पॉलीमर फाउंड बीनीथ द बार्क ऑफ ए मैच्योर रबर ट्री। अब इसमें वाज इस्तेमाल हुआ है कि लेटेक्स नाम का कोई नेचुरल पॉलीमर था, बार बार कह रहा हूं टेंस पकड़ा करो। अब नहीं रहा क्या? खत्म हो गया क्या लेटेक्स नाम का जो भी पॉलीमर था? नहीं भाई, क्या यहां पे इज होना चाहिए? बिल्कुल। और फिर तुम्हें ऑप्शन भी वो दे देगा, ऑप्शन में तुम्हें इज और एमआर का, तो फिर तुम्हें कंफर्म भी हो जाएगा कि अच्छा ये इज वाला दे रहा है, अच्छा वॉज की जगह इज होगा, हाँ ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो एरर डिटेक्शन में क्या करना है वो सुनो, क्वेश्चन तो मैं तुम्हें दुनिया भर के करा दूं, मैं तुम्हें जूस पिला रहा हूं, सुनो। ये ना इस तरह के ही क्वेश्चन मारता है, कहीं पे ना वॉज लगा देगा और जबकि इज होना चाहिए था। किसी चीज के बारे में बात करते तो पकड़ा करो कि वॉज लगा के क्या बन रहा था, थोड़ा तुक्का ही मारोगे ना तो भी करेक्ट आंसर लिख के आ जाओगे। कहीं पे जानबूझ के आर लगा देगा और जहां पे क्या होना चाहिए था, जहां पे इज होना चाहिए था, सिंगुलर प्लूरल का डाल देगा। तो एरर डिटेक्शन माइंड में रखते हुए सबसे पहला काम हमें क्या करना है एरर डिटेक्शन में? टेंस, आधी समस्या तो टेंस से ही पूरी हो जाएगी। टेंस की गलती होगी या फिर क्या हो रहा होगा, या फिर सिंगुलर प्लूरल की गलती हो रही होगी। किसकी? सिंगुलर प्लूरल की गलती होगी। एरर डिटेक्शन हो या फिलअप्स हो, उसमें ये गलती हो रही होगी। अगर ये गलतियां भी नहीं है तो फिर क्या हो रहा होगा? डिटर्मिनर्स होगा। डिटर्मिनर उल्टा सीधा मच का इस्तेमाल कहीं कर रखा होगा अनकाउंटेबल के लिए। ए एंड दा में कहीं उल्टा सीधा फंसा रखा होगा। ए एंड दा क्लियर है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना, ठीक है। चलो और कुछ नहीं मिलेगा ना इसको, और कुछ नहीं मिलेगा तो वहां डालता है ये वॉइस। अब वॉइस कैसे करें सर? वॉइस कैसे कर रहे हैं? वॉइस, और अगर पेपर हार्ड बनाएगा प्रेपोजिशन घुसाएगा, और जबकि इसने लिखा हुआ नहीं है, सीबीएसई ने सिलेबस में प्रेपोजिशन डाली नहीं है, प्रेपोजिशन घुसा देगा। अब वॉइस कैसे करोगे? सुनो, वॉइस पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी नहीं, मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है? टेंस पक्के हो गए ना, टेंस क्लियर हो गए। याद रखो, कोई भी पैसिव वॉइस पता है कैसे होती है? पैसिव वॉइस में ये होता है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, वॉज वर है,
कभी भी तुमने इनके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी? नहीं सर, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमने हमेशा हमेशा किसके साथ देखी है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमने हैज और हैव और हैड के साथ देखी, कभी इज़-एम-आर के साथ तो देखी नहीं। बस यही पहचान है पैसिव वॉइस की। क्या? अगर इज़-एम-आर है, वॉज वर है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, समझ जाना पैसिव वॉइस है, और इसी में ये तुम्हें फंसाएगा। हैज हैव के साथ भी अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ना, तो वो कैसे होगी? हैज बीन और हैव बीन लगा के। पैसिव वॉइस में क्या कह रहा हूं मैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। पैसिव वॉइस पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, और इतनी वर्दी भी नहीं है कि तुम्हें सारी चीजें अभी पढ़ाई जाए। हैज बीन और हैव बीन कहीं देखो, क्या मैंने क्या कहा? हैज बीन और हैव बीन कहीं देखो तो समझ जाना पैसिव वॉइस की बात कर रहा होगा, मेन वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म उसके साथ लगी हुई है तो। क्लियर है? क्या समझ पा रहे हो? एक बार दोबारा से क्या कहना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं कि पैसिव वॉइस के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? कि हैज बीन हैव बीन लगा देगा, कोई टाइमिंग भी नहीं होगी। हैज बीन हैव बीन तो सिर्फ एक ही जगह हमने पढ़ा है, जहां पे कोई समय सीमा दे रखी हो कि 2 घंटे से मैं रह रहा था, दो दिन से मैं रह रहा था, मैं 5 घंटे से वो काम कर रहा था, है ना? इस तरह के सेंटेंसेस में परफेक्ट कंटीन्यूअस में अगर हैज बीन हैव बीन है, टाइमिंग भी नहीं दे रखी, कोई टाइमिंग भी नहीं दे रखी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा द वर्क हैज बीन, और फिर यहां ब्लैंक कर दिया मैंने, बस इतना छोड़ दिया। अब आप कहोगे यार टाइमिंग दे रखी होती तो मैं समझ जाता, अगर 4-5 इयर्स होता मैं समझ जाता, या फिर सिंस 3 PM दिया रखा होता मैं समझ जाता। अब ऐसा सीन नहीं है ना, तो समझ जाना, क्लियरली समझ जाना कि यहां पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने वाले पैसिव वॉइस का खेल है। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है क्या नहीं, अभी वो छोड़ दो, तुम्हें टेंशन लेनी, तुम्हें नंबर चाहिए। अभी 10वीं क्लास की ग्रामर पढ़ रहे हो तुम, क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो कि नहीं? अगर फिर भी अगर टाइम है तुम्हारे पास पैसिव वॉइस, क्योंकि टेंसेस से ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा टाइम लेते हैं, मैंने पैसिव वॉइस का फुल फ्लेज वीडियो बना रखा है, जाके देख लेना। मैं तुम्हें जूस पिला चुका हूं। पैसिव वॉइस से अगर क्वेश्चन आएगा, सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा। हैज बीन हैव बीन होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑप्शन में दे रखी होगी, या फिल इन द ब्लैंक होगा, और आपको उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी होगी। क्लियर है कि नहीं? इतना क्लियर है कि नहीं? मॉडल्स पढ़ रहे हैं, अब हम मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जूस पिला देता हूं बिल्कुल आसानी से, आओ देख लेते हैं। मॉडल्स में क्या होता है भाई, आपकी मोड बताते हैं, ताकत को दिखाएगा, एडवाइस को दिखाएगा, परमिशन को दिखाएगा, नेसेसिटी को दिखाएगा, मेनली ये दिखाएगा। आसान से क्वेश्चन होते हैं। पहले देखते हैं कैन दिखाता है एबिलिटी को, ताकत को दिखाने के लिए हम कैन का इस्तेमाल कर लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है कैसे? जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। आई कैन हेल्प यू, तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। इंडिया कैन विन द वर्ल्ड कप। हर चीज में इसमें ताकत दिखाई जा रही है एग्जांपल्स में। कैन यू रीड दिस, क्या तुम ये पढ़ सकते हो? है तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत? ये इस तरह से। तो कहीं ऐसी कोई सिचुएशन दी गई हो जहां पे ताकत दिखाएंगे तो कैन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैन आ जाएगा। बड़ा आसान है, एक बार देखो तो सही। ऐसी परमिशन लेने और देने के लिए भी अपने दोस्तों से, अपने हम उम्र लोगों से, जैसे कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कैन आई से समथिंग, कैन यू कम हियर, क्या तुम यहां आ सकते हो? कैन यू टीच मी, कैन यू स्पीक इंग्लिश, इस तरह से। खैर परमिशन के लिए तो ये वाला हो जाएगा, कैन आई डू समथिंग फॉर यू। ऐसे परमिशन ना देने के लिए, परमिशन रोकने के लिए भी, यू कैन नॉट डू दिस, आप ऐसा नहीं कर सकते, यू कैन नॉट गो देयर, आप वहां नहीं जा सकते। तो कैन का इस्तेमाल मेनली ताकत दिखाने के लिए, परमिशन लेने या देने के लिए। इतना याद रख लिया, एग्जांपल देख लिए, आगे बढ़ते हैं। मे का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी, संभावना, और परमिशन लेने या देने के लिए ये भी होता है। जहां बहुत अदब से फॉर्मल मैनर में पेश आ रहे होते हैं, वहां मे आता है। मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? क्योंकि मैं स्ट्रेंजर हूं, पहली बार पूछ रहा हूं। मे आई कम इन सर, ऐसे पूछते हैं ना वो। ऐसे ही पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। राजू में भी अपसेट, राजू अपसेट हो सकता है तुमसे। ही मे बी देयर, वो वहां हो सकता है। इस तरह से मे का इस्तेमाल हो गया। विशेष के लिए भी हो जाता है, मे गॉड ब्लेस यू, ये लेकिन तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कुड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुड क्या है? पास्ट टेंस ऑफ कैन। जो काम तुम पास्ट में नहीं कर सके और अब कर रहे हो, तो आवाज इसकी सका निकलती है। मैं उससे मिल नहीं सका, आई कुड नॉट मीट हिम। मैं वहां नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर। तो वहां कुड का इस्तेमाल होता है। मेन वर्ब की इन सब में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ध्यान से देखते रहो। आई कुड स्पीक चाइनीज, मैं चाइनीज बोल सकता था पहले, या मैं चाइनीज बोल सका। ठीक है, थैंकफुली आई कुड रीच ऑन टाइम, शुक्र है मैं टाइम पे घर पहुंच सका। पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन का इस्तेमाल हो जाता, कुड का इस्तेमाल हो जाता है। कैसे? दे कुड बी एट होम, हो सकता है वो घर हो सकते हैं वो। ऐसे ही कुड कम बाय बस, वो बाय बस आ सकता है। ऐसे पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी कुड का इस्तेमाल होता है एग्जाम में, लेकिन तुम्हारे कम पूछा जाता है। कुड आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज करता हूं। कुड यू गिव मी सम वाटर प्लीज, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? इनके इसमें ना बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, बहुत आसान है। आ जाते हैं माइट को देख लेते हैं। ये माइट मे का पास्ट टेंस है।
पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए होता है ये भी। योर बैग, अब ना आप कहोगे सर इतने सारे पॉसिबिलिटी वाले, रुको मैंने टेबल बना रखी है तुम्हारे लिए। योर बैग माइट बी इन द रूम, तुम्हारा बैग रूम में हो सकता है। ऐसे सजेशन के लिए माइट का इस्तेमाल हो सकता है। तुम्हारे सैंपल पेपर में पूछा गया था एक क्वेश्चन सजेशन देने के लिए। यू माइट विजिट द गार्डन, तुम गार्डन में भी विजिट कर सकते हो, तो सजेशन के लिए भी, मशवरा देने के लिए भी माइट का इस्तेमाल हो सकता है। यू माइट ट्राई दिस स्वीट, तुम ये स्वीट ट्राई कर सकते हो। उसमें कुड नहीं आ सकता, मे नहीं आ सकता, सिर्फ क्या आएगा, माइट आएगा जब सजेशन मशवरा दे रहे हो। ऐसे ही रिक्वेस्ट के लिए माइट आई बोरो योर पेन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब परसेंटेज देख लो, पॉसिबिलिटी के लिए तीनों का इस्तेमाल होता है ना, तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी तो कुड में होती है, उसके बाद मे में, और सबसे कम माइट में होती है, इनफॉर्मल मैनर में होती है। इस तरह से इसका आप टेबल देख सकते हो, हायरार्की देख सकते हो। अब शुड को देखते हैं। एडवाइस देने के लिए, किसी को मशवरा देने के लिए, सलाह देने के लिए, इनफैक्ट मशवरा नहीं सलाह देने के लिए। यू शुड जॉइन अ जिम, तुम्हें जिम ज्वाइन करना चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। यू शुड लर्न, तुम्हें सीखना चाहिए, तुम्हें याद करना चाहिए। व्हाट शुड आई वियर, मुझे क्या पहनना चाहिए। ऐसे प्रोबेबिलिटी, खैर ये इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं तुम्हें सिर्फ जूस दे रहा हूं। मस्ट का इस्तेमाल शुड से ज्यादा पावरफुल क्या होता है, मस्ट होता है, कि अब इसमें सलाह नहीं दी जा रही, अब कहा जा रहा है ये काम करो, तुमसे उम्मीद की जा रही है तुम्हें करना चाहिए, जिससे यू मस्ट स्टडी नाउ, अब तुम्हें पढ़ना ही चाहिए भाई, अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। ठीक है, कहीं कोई मर रहा है, कोई फेल हो चुका है, तो फेल होने के बाद क्या उसे सलाह दोगे, यू शुड स्टडी ऐसे बोलोगे, नहीं यू मस्ट स्टडी। अब एग्जांपल कराऊंगा ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ऐसे ही स्पेकुलेशन कर लो, नहीं ये तुम्हारे मतलब का नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो, मस्ट का इस्तेमाल किस चीज के लिए है, जहां पे कोई ऑप्शन नहीं बचा। जैसे यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू मस्ट स्टॉप एट रेड लाइट, इस तरह का क्वेश्चन आया था ट्रैफिक के ऊपर, मस्ट लगाना था वहां। ठीक है, तुम्हें रूल्स को फॉलो करना चाहिए, यू मस्ट फॉलो द रूल्स, यार तोड़ोगे तो फाइन लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। ऑट टू का इस्तेमाल कम होता है, फिर भी होता है, फॉर्मल होता है, आइडियल थिंग्स के लिए होता है। जैसे वी ऑट टू ड्रिंक फ्रेश जूस, हमें फ्रेश जूस पीना चाहिए। यू ऑट टू कम ऑन टाइम, तुम्हें टाइम पे आना चाहिए। यू ऑट टू टेक प्रिकॉशंस, तुम्हें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इनकी भी क्या पॉसिबिलिटी है, इन सब में मशवरा दिया जा रहा है, तो मस्ट सबसे पावरफुल। ये थोड़ा फॉर्मल होता है, ऑट टू फॉर्मल चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, दोस्तों के साथ नहीं ज्यादा किया जाता है इस्तेमाल, राइटिंग में ज्यादा यूज होता है ऑट टू। और शुड सबसे नीचे आता है सलाह देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हमारे हैज टू, हैव टू और हैड टू पे ये दिखाते हैं मजबूरी, कि मुझे वो काम करना पड़ता है या वो काम करना पड़ा। जैसे आई हैव टू कम, मुझे आना पड़ता है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू, और ऐसे हैज टू, हैव टू किसके लिए, प्रेजेंट के लिए, और इसका पास्ट क्या हो जाएगा, खुद सोचो। हैड टू हो जाएगा यार, बड़ा क्लियर है यार, तुम लोग स्मार्ट हो सब। पास्ट टेंस में हैड टू, मुझे वो काम करना पड़ा, आई हैड टू डू दैट वर्क, मुझे पढ़ना पड़ा, आई हैड टू स्टडी, उसे आना पड़ा, ही हैड टू कम, हैड टू पूरा एक साथ चलता है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ऐसे डू यू हैव टू गो देयर रेगुलरली, क्या तुम्हें वहां रोजाना जाना पड़ता है। वी हैड टू स्टॉप हिम, हमें उसे रोकना पड़ा। शी डजंट हैव टू डू दिस, उसे ये नहीं करना पड़ता है। एक आता है नीड, नीड दिखाता है जरूरत को, कि मुझे इस चीज की जरूरत है। आई नीड वर्क, मुझे वर्क करने की जरूरत है ना। आई नीड टू गो, मुझे जाने की जरूरत है। ही नीड टू मेक अ फोन कॉल, उसे फोन कॉल करने की जरूरत है। यू नीड नॉट वरी एट ऑल, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब नीड के बारे में ना एक कॉन्सेप्ट है, वो समझ लो। नीड ना एक मॉडल वर्ब भी है, इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जूस पी लो भाई। मॉडल वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है और मॉडल वर्ब भी है। अब इसका मतलब क्या है, हमने क्या देखा कि मॉडल वर्ब के साथ ना, मॉडल वर्ब के साथ कोई टू वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। यू कैन, और यहां टू नहीं लगता कभी, यू कैन टू स्पीक ऐसे नहीं होता, यू कैन स्पीक इंग्लिश। लेकिन जो मॉडल, जो मेन वर्ब होती हैं उनके साथ होता है। जैसे यू प्ले टू अर्न, यहां हो जाता है। तो याद रखना, नीड क्या है, नीड अपने आप में दोनों का काम करता है। ये मॉडल की तरह यहां भी आ सकता है, और ये यहां लग के इसके आगे टू भी हो सकता है। यू नीड टू वरी भी सही है, और यू नीड वरी भी सही है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इसमें बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं था, नहीं बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। तो यू नीड भी सही है और यू नीड टू भी सही है, तो टू लगा सकते हैं। अगर टू लगा रहे हैं यानी इसका मतलब वो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, नहीं लगा रहे यानी मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है, टेंशन लेने वाला तुम्हारे लेवल का कुछ नहीं है। अब वुड का इस्तेमाल जो बहुत ज्यादा होता है, एक तो पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, वुड यू लाइक टू टॉक टू मी, वुड यू लाइक टू बी हियर, क्या तुम आना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, इस तरीके से आप वुड का इस्तेमाल करते हो। ऑफर देने के लिए वुड यू लाइक सम चॉकलेट्स, आई वुड लव टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहूंगा, इस तरह से। पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए वुड का इस्तेमाल होता है। इन माय चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में आई वुड ड्रिंक मिल्क, मैं मिल्क पिया करता था, तो यहां वुड क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, पुरानी आदत को। इन माई चाइल्डहुड आई वुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोला करता था। या फिर 20 years ago आई वुड रन अ रेस, मैं एक रेस ना रन किया करता था, दौड़ लिया करता था। तो यहां वुड क्या दिखा रहा है, पास्ट हैबिट को भी दिखा रहा होता है। तो दिमाग में ये सारे आपको सेंटेंस घुमाने होते हैं। अनरियल सिचुएशन के लिए वुड का इस्तेमाल होता है, कोई काम हुआ नहीं है, बस दिमाग में ही है। जैसे विल होता है ना, कि आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। अगर मैं से कहूं अगर मैं वहां जाता, तो क्या हो जाएगा, इफ आई वुड गो देयर, इस तरीके से। जैसे वी वुड गो टू कैनेडा बट वी आर टू बिजी, हम कनाडा जाते
बट हम बहुत बिजी थे इस तरह से। आई एम इन ट्रबल बट यू वुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं मुश्किल में हूं लेकिन तुम नहीं समझोगे। तो यहां भी वुड का इस्तेमाल हुआ, विल का नहीं हुआ, क्योंकि वो अनरियल सिचुएशन है कि अगर तुम सोचना चाहो समझना चाहो तुम समझ नहीं पाओगे। इफ आई वॉन द बेट आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, अगर मैं शर्त जीता तो मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊंगा, घूमूंगा। तो ये सारी बातें हवाई पुलाव हैं, ख्याली पुलाव हैं, बहुत आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं होगी। अभी मॉडल्स के हम एग्जांपल देखेंगे तो आप बहुत इजीली कर लोगे। आओ चलो एग्जांपल दिखाता हूं, मॉडल्स के क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वर यू, आप कहां थे? यू डैश बी इन द क्लास एट द राइट टाइम, आपको क्लास में होना चाहिए था। यही तो आवाज निकल रही है ना, यही तो निकल रही है ना। तो मॉडल्स में क्लैरिटी रखो कि शुड का इस्तेमाल सलाह देने के लिए, मस्ट का इस्तेमाल कोई ऑप्शन ही नहीं है, हैज टू हैव टू का इस्तेमाल जहां पे कोई काम करना पड़ रहा है, कैन का इस्तेमाल ताकत के लिए, कुड पास्ट में कोई ताकत थी उसके बारे में बताने के लिए, है ना, ऐसे तो रहा है। वुड का इस्तेमाल कहीं कुछ ऑफर करने के लिए। ये चीज माइंड में रखते हुए चलोगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। आओ देखते हैं भाई, यू क्या होना चाहिए? शैल होना चाहिए, शुड होना चाहिए, विल होना चाहिए, वुड होना चाहिए। शैल और विल तो नॉर्मल गागी की आवाज ही देते हैं, है ना। यू विल गो, तुम आप जाओगे, है ना। आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल आ जाता है। तो विल और शैल तो आने ही नहीं चाहिए। शुड और वुड में से क्या आएगा? वुड आ जाएगा सर, वुड आ जाए, सही तो निकल रही है इसकी हिंदी। अरे क्यों? वुड का कहीं इस्तेमाल सलाह के लिए कभी होता है नहीं, तो क्या होना चाहिए? शुड होना चाहिए। बहुत सिंपल था कि आपको क्लास में इस वक्त होना चाहिए। यहां क्या कर रहे हो आवारागर्दी? ऐसे ये वाला देखना, डैश यू हेल्प मी क्रॉस द रोड यंग मैन, क्या आप मेरी मदद करोगे रोड क्रॉस करने के लिए? यही तो आवाज आ रही है, हिंदी में आवाज निकाल के देख लो यार, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो मे यू हेल्प मी होगा, मे यू हेल्प मी, क्या उसकी परमिशन मांगी जा रही है? नहीं 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 नहीं। ऐसे ही क्या माइट का इस्तेमाल आएगा? सजेशन दिया जा रहा है उसको? नहीं। क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं। ऐसे दिमाग में घुमाओगे आंसर मिल जाएगा। विल यू हेल्प मी, शैल क्यों नहीं आया? क्योंकि आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है, ठीक है। ऐसे ही आई डोंट सी व्हाई यू डैश बोरो हिज साइकिल, यू हैव वन ऑफ योर ओन, आपके पास अपनी एक साइकिल है, आपको क्यों बोरो करने की जरूरत है, या आपको जरूरत करनी, आपको क्यों बोरो करनी चाहिए? या तो नीड होता तो नीड आंसर होना चाहिए था, वरना क्या है? शुड हो जाएगा कि तुम्हें क्यों बोरो करनी चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहां पे शुड आना चाहिए। कुड और मे माइट का कुछ बनता है नहीं। अब एक और देखो, इफ ही केम लेट ही डैश बी पनिश, अगर वो लेट आता है, अब ये क्या अनरियल सिचुएशन है? आया नहीं है, हवा खाली पुलाव है। खाली पुलाव के लिए अनरियल सिचुएशन के लिए क्या कुछ था? हाँ पढ़ा था सर, वुड पढ़ा था, तो क्या हो जाएगा? ही वुड बी पनिश्ड। तो यहां पे वुड आंसर हो जाएगा। अगर वुड ना होता तो विल से भी हमारा काम चल सकता था, लेकिन वुड हमारा ऑप्शन में दे रखा था, तो हमने आंख बंद करके आराम से वुड लगा दिया। आगे बढ़ जाए, देखो कितने आसानी से सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, मेरे अपने बनाए हुए नहीं है। और क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो, शी में प्ले द पियानो व्हेन शी वाज ओनली 11। अब मे की जगह क्या रखा जा सकता है? वो जब 11 की तो पियानो बजा सकती थी, उसकी पास्ट में ताकत थी उसके पास, अब नहीं बजा सकती, तो यहां पे क्या आना चाहिए? क्या शुड, मस्ट और टू, कुड में से क्या आएगा? वो बजा सकती थी, कुड आना चाहिए। क्या आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ, अब वो ताकत पास्ट की बता रही है कि मैं इंग्लिश बोल सकता था, ये कर सकता था, वो आ जाएगा। अगर हाँ पास्ट हैबिट दिखा रहे होते तो वुड आ जाता, या फिर वुड ऑप्शन में ही नहीं है, या फिर यूज्ड टू आ जाता, वो लगा देते। इस तरह से बाकी बचे हुए ना तुम आराम से कर सकते हो। अब प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो दिमाग में, बस मॉडल्स को सोचते हुए क्या घुमाना है, मॉडल्स को सोचते क्या घुमाना है कि वाकई में क्या इस्तेमाल थे, जो दो तीन तीन चार सर ने बताए थे, वो ही माइंड में रखते हुए जाओ, देखो धुआं उड़ा दोगे। अब प्रेपोजिशन का सुनो, प्रेपोजिशन भी तुम्हें डाल देगा, प्रेपोजिशन के भी क्वेश्चन डालता है। पेपर जब टफ बनाएगा 2-3 क्वेश्चन ऐसे घुसाएगा, प्रेपोजिशन में घुमा देगा, प्रेपोजिशन में घुमा देगा। उसके लिए तुम्हें टू का इस्तेमाल पता होना चाहिए, इन का पता होना चाहिए, एट का पता होना चाहिए, ऑन का पता होना चाहिए। इतने कम से कम करके रख लेना, इतने कम से कम करके रख लेना। एक बिटवीन पता होना चाहिए। बिटवीन का ना तुम्हें अंदाजा होना चाहिए बिटवीन कहां इस्तेमाल होता है। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा इनकी डेप्थ नहीं पता होना चाहिए, नॉर्मल भी पता है तो कर दोगे। टू का इस्तेमाल कहां होता है? टू का इस्तेमाल डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है कि मैं कहां जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूं, है ना। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुम्हें कह रहा हूं। और दूसरा टू का इस्तेमाल कहां होता है? टू का इस्तेमाल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है। सेंटेंस में अगर दोबारा कोई मेन वर्ब लगती है, जैसे अभी हमने एक सेंटेंस देखा था, गवर्नमेंट्स आर स्टार्टिंग प्रोग्राम्स टू टीच। टीच एक और मेन वर्ब आई थी, स्टार्टिंग तो आई गई थी, तो जो दूसरी कोई और मेन वर्ब लग रही होती है उससे पहले टू और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के हम सेंटेंस को बड़ा बनाते हैं। जैसे आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं टू प्ले क्रिकेट, तो टू प्ले कभी अकेला नहीं होगा, उसके साथ टू लगेगा। मेनली ये याद रख लेना टू का इस्तेमाल। इन का आएगा किसी चीज को अंदर की तरफ दिखाने के लिए, जैसे आई एम इन द रूम,
मैं रूम के अंदर हूं, आई एम इन प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम में हूं। और किसको दिखाने के लिए? साल को दिखाने के लिए होगा, है ना, महीनों को दिखाने के लिए होगा, इन नवंबर, इन दिसंबर, इन 2016। तो ईयर्स और मंथ्स को दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इनका। मॉर्निंग को दिखाने के लिए, इवनिंग को दिखाने के लिए हम इनका, जैसे इन द मॉर्निंग, है ना, इन आफ्टरनून हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, इन इवनिंग, है ना, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। नाइट के साथ हमेशा एट आता है। एट किसको दिखाता है? पॉइंट ऑफ प्लेस को दिखाने के लिए। किसको? पॉइंट ऑफ प्लेस को। जो छोटी छोटी सी पॉइंट होते हैं, सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट, जैसे आई एम एट रेस्टोरेंट, कहां खड़ा हूं? रेस्टोरेंट पे। ऐसे ही टाइमिंग को दिखाने के लिए आई एट 3 PM, है ना। तो बेसिक से बहुत ज्यादा इनमें समझ दिक्कत नहीं आती, समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। ऑन किसी सरफेस को दिखाने के लिए कि वो कहां पे खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक कहां पे? टेबल पे है। तो ये छोटे छोटे से इनके इस्तेमाल है, इनको कर लोगे काफी तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। बिटवीन वर्सेस एमंग, किसी चीज के बीच में दिखाने के लिए बिटवीन, और एमंग होता है बहुत सारे लोगों को दिखाने के लिए कि बहुत सारी चीज लोग एक दूसरे के बीच में, तो एमंग इसका प्लूरल ही है। और दो लोगों के बीच में तो बिटवीन, दो से ज्यादा है तो एमंग है। अब प्रेपोजिशन का पता है मैं क्या चाहता हूं? प्रेपोजिशन कम पूछी जाती है 10th लेवल पे, क्योंकि तुम ना थोड़ा भी छोटे हो बच्चे, है ना, तुम अभी बड़े नहीं हुए, इसलिए तुमसे पूछता कम है, बट पूछ लेता है। तो तुम्हें क्या करना है, अभी ना प्रेपोजिशन का अगर कोई बीच में क्वेश्चन फंसता है ना, उसको ऐसे ऑडिट करते देख लेना, अच्छा एट कब लगा था, अच्छा इनकी गलती थी, अच्छा बड़ा आसान सा होगा, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, फाइनल लाइव क्लास जब होगी ना, उसमें तुम्हारे प्रेपोजिशन की और प्रैक्टिस करा दूंगा। मैं तुम्हारे को ना ऐसे कच्चे उसमें नहीं छोड़ूंगा कि इतना सा भी कोई क्वेश्चन आए ना, चॉइस वाले का भी आंसर तुम्हें पता होना चाहिए ग्रामर में। अब बचा हमारा, अब क्या हो गया, मेनली मोटा मोटा ग्रामर तुम्हारा मैंने कंपाइल यही करा दिया। ये ऐसा मैं तुम्हें जूस निकाल के दिया है, हीरा है ये वीडियो, जिसने ये देख ली ना, कॉन्फिडेंस तुम्हारा सातवें आसमान पे होगा इस वक्त। अब जाओ प्रैक्टिस करो, मैं मटेरियल दे रहा हूं, प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। ऑडिट करते चले जाओ, आंसर सोचो और देखो, और ऐसे इज्जत मत दो इसको, अब ग्रामर को इज्जत मत दो, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है जूस पी के? मुझे ना कमेंट में बताना ही है तुम्हें कि अब कॉन्फिडेंस लेवल कैसा आ रहा है। और अभी भी ना, ये मैं तुम्हारा कहीं साथ छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। 15 फरवरी तक तुम्हारे ही साथ बना हुआ हूं, लाइव सेशन चल रहे हैं, 5 टाइम्स रिवीजन प्लान बनाया हुआ है, 5 बार रिवीजन कराऊंगा तुम्हारी इंग्लिश की, और ग्रामर की भी रिपीट कराऊंगा, डिफरेंट क्वेश्चन इतना भर दूंगा ना तुम इंग्लिश से। बस अपने 2-2.5 घंटे मुझे दे दिया करो डेली, और कुछ नहीं। डेली भी नहीं यार, अब तो लाइव में तुम्हारा मेनली ट्यूसडे में आता हूं। जो मैं अपडेट दूं आंख बंद करके फॉलो कर लो, लगा लो तुम। अब जो भी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो, सीबीएसई का सैंपल पेपर देखो, अब तुम्हें सब कुछ इजी लगने लगेगा। तो लिटरेचर के अगर तुमने वन शॉट्स नहीं देखे हैं तो जरूर देखना दोस्त। कोई डाउट आता है इंस्टाग्राम पे डियर सर काशिफ की मेरी आईडी है, अपना वहां जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए ही हूं। इस वक्त ना रात के, अगर तुम्हें यकीन ना आ रहा हो ना, मैं टाइम दिखा सकता हूं, रात का 1:30 बज रहा है, ये देखो, जूम करके एडिटर साहब दिखा देना, 1:30 बज रहा है, मैं यहां खड़ा हुआ हूं तुम लोगों के लिए। तो बस इससे अंदाजा लगा सकते हो मुझे तुमसे क्या चाहिए। क्या तुम मुझे अपना प्यार दे सकते हो? क्या मुझे तुम वो खुशी दे सकते हो कि 80 में से 80 नंबर लिया इंग्लिश में इस बार? बस मुझे जरूर बता देना। मेरा और कोई मकसद नहीं है, ना मैं कोई कोर्स बेच रहा तुम्हें, ना किताब, ठीक है। तो अभी भी ना बस एक काम करना है, बस जूस पी चुके हो, पर प्रैक्टिस दबा के करना। जो मटेरियल मैं दूं उससे प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालना जो तुम्हारे पास है, बस देखते रहना, बस ऐसे देखते रहना। ग्रामर अपनी पक्की कर लेना। रही बात राइटिंग पोर्शन की, लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ अलग से वीडियो बना दूंगा, आसान सा, उसमें कुछ भी नहीं है, फॉर्मेट बेस्ड है, पहले भी वीडियो बना रखी है, तो वो तो तुम्हारा यूं चुटकियों में हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। एनालिटिकल पैराग्राफ में फंसते हो, कॉमन लाइंस दे दूंगा, बस जुड़े रहना, जो लाइव सेशन हो अटेंड करना है, ठीक है। मेरी मेहनत को थोड़ा प्यार देना, मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच, आपसे ही मैं हूं, और बहुत खुशी हुई, बड़ा फीलिंग सेटिस्फाइड राइट नाउ। आप लोग को एक डायमंड वीडियो देनी थी और वो मैंने दे दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। लव यू ऑल।